नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार का बाजीगर कौन, बिहार में कौन करेगा इस बार चमत्कार? नीतीश की बनेगी फिर से सरकार या तेजस्वी कर लेंगे मामले को पूरी तरह से पलट? लेकिन देखिए, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि महिला वोटर ने बढ़ चढ़कर वोट किया है और अगर 8.8% इजाफा हुआ है महिला वोटर में, वो किधर जा रही है? और उसके साथ साथ 40 साल बाद जब 2 फेज में बिहार के भीतर चुनाव हो रहे हैं, तो क्या इस बार किसकी किस्मत चमक सकती है? एग्जिट पोल के जरिए आज तक पर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनने के चांसेस ज्यादा इस वक्त नजर आ रहे हैं। महिला, यूथ और उसके साथ साथ बाकी फैक्टर्स पर भी इस पे चर्चा होगी। मिथिला की पेंटिंग के साथ एग्जिट पोल का ये स्टेज सज चुका है, लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि बिहार की राजनीति में एक नया एम फैक्टर, हालांकि पीछे कई चुनाव में हमने देखा है ये एम फैक्टर काम करता है, ये महिला फैक्टर है। और ये जो नई राजनीति की कहानी महिलाएं लिख रही हैं, उसको कोई नकार नहीं पाएगा। लेकिन अगर इतनी तादाद में महिलाएं निकले हैं, वोटर निकले हैं, पुरुषों में भी देखिए साहिल जबरदस्त इजाफा है। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ गया। मेरे सहयोगी साहिल जोशी हमारे साथ रहेंगे, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूपी बिहार की पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो आज देखते हैं इनका इनसाइट क्या कह रहा है बढ़े हुए मतदाताओं को लेकर। अपना एक एग्जिट पोल होगा मेरे ख्याल से। हाँ। पहला सवाल मैं अंजना से पूछूंगा। लेकिन ठीक है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा स्वैप करूंगा काम। हाँ, आज ये सबसे पहले पूछने वाले हैं कि आप कितनी सीटें दे रही हैं। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे, संगीत रागी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, आप नंबर्स को नंबर्स की तरह ही देखेंगे, विचारों और भावनाओं के आधार पर नहीं देखेंगे और अपनी मन की खुशी जाहिर नहीं करेंगे। अगर आपके मन के नहीं, वो तो अच्छे लोग स्टेज पर नाचते हैं। क्यों आजकल तो डांस का भी वो तो डांस का भी प्रचलन है। एग्जिट पोल ठीक होते हैं तो साहिल लोकसभा चुनाव में हमने आपके एंकरों को भी देखा है दुखी होते हुए और सुखी होते हुए। कौन से? आपके अंग्रेजी चैनल में। अच्छा, हो गया, हमें समझ में आ गया आप कहां जा रहे हैं। आपका निशाना हमें पता चल जाता है। आइए आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि कुछ ही देर में नंबर्स आने शुरू होंगे। हम आपको अलग अलग इलाकों के क्षेत्रवार तरीके से नंबर्स बताने शुरू करेंगे। एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, जिस पर आप नजर गड़ा कर रखिए, क्योंकि सबसे सटीक एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया का अब से कुछ देर आने वाला है। ये राइडर आपको देते हुए कि ये बात सच है, लोकसभा चुनाव में नंबर्स मैच नहीं किए थे, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है, डबल मेहनत के साथ काम हुआ है। और कोशिश यह है कि हर सीट पर हम सही आकलन के साथ आगे बढ़े, क्योंकि एक लंबा रिकॉर्ड रहा है एक्सिस माई इंडिया का, जब उन्होंने करेक्ट नंबर्स भी दिए। और पिछली बार हरियाणा में भी आशुतोष जी भी आ गए। भाई आशुतोष जी को भी दिखा दीजिए। आशुतोष जी भी यहाँ पर रहेंगे, जो संगीत रागी जी के बगल में बैठ गए हैं। तो आप बिजलियां कड़केंगी की जरूरत है। नहीं, बिजलियां कड़केंगी, वहां पर कुछ जगह तो होनी चाहिए ना बिजली कड़कने के लिए भी इस स्टेज पर। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधा, एग्जिट पोल के नंबर्स आने वाले हैं। हम दोनों ही चलते हैं साहिल, और वहां पर चल के अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या इस बार का वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो आप आ जाइए इस तरफ। और इस बार एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि एम और वाई समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, युवा और महिला, युवा और महिला समीकरण, ये क्या कह रहा है, इसी से काफी हद तक तय होगा कि आवाज किस तरफ जा रही है। तो ये है हमारे कंप्यूटर बाबा, जिनको हम नाम देते हैं, यानी ठेठ देसी अंदाज में शुरू करते हैं। और सबसे पहले होम के बाद हम दबाएंगे बिहार, जिसमें भारत के नक्शे पर आ जाएगा ये महान राज्य, जिसकी पृष्ठभूमि और इतिहास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आज उसकी स्थिति क्या है और कहां उसको आगे बढ़ना है, उसकी दिशा तय होगी। और यहां से जब हम ऑल फेजेस में जाते हैं, और सबसे पहले आपको बता देते हैं दोनों फेज है। तो ये जो फेज है, ये फर्स्ट फेज में यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जो आप बीच का पीला हिस्सा देख रहे हैं। और ये जो फेज है, जो सीमावर्ती इलाका है बिहार का पूरा, यहाँ पर सेकंड फेज में वोटिंग यहाँ पर हुई थी। और दोनों फेज में, एक फेज में 67% के करीब वोटिंग हुई थी, और दूसरे फेज में यह आंकड़ा भी बढ़कर 70% तक। वोटिंग परसेंटेज आपको बता देते हैं और ये समझाते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में जो इजाफा हुआ है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले कितने पड़े वोट पर ही जाते हैं, हमने ट्रैकर बना दिया है ताकि आपके लिए भी समझना आसान रहे। साल 2010 में देखिए 53% वोट परसेंटेज था, 2015 में 57%, 2020 में करीब उतना ही 57%, लेकिन 2025 में 67% वोटिंग, 67%। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? अगर जहां साहिल खड़ा है 53% पर आप जाइए, तो वहां से लेकर 67% पर यह आ जाता है 67%, यानी 14%, करीब 14% बढ़े, 14% वोट बढ़े। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 2020 में बिहार के भीतर 7 करोड़
36 लाख वोटर्स थे और 2025 में 7 करोड़ 43 लाख वोटर थे, यानी वोटर बेस भी बढ़ा है। तो अगर आप समझ रहे हैं 67% वोटिंग अगर हुआ है तो 7 करोड़ 43 लाख वोटर्स से 67% देखिए थ्योरी बार बार फ्लोट की जा रही है ना कि इस बार कई वोटर्स के नाम कटे हैं, अगर SIR के वजह से घटे, उसके वजह से इसलिए परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, एब्सोल्यूट नंबर में भी वोटर्स की मात्रा में जबरदस्त इजाफा हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन अब बारी है महिला और पुरुष वोटर की, और इसीलिए हम कह रहे हैं बिहार की राजनीति में ये महिला और युवा MY फैक्टर इस बार तय करेंगे कि किसकी सरकार बनती हुई दिखाई देगी। तो आ गए हैं महिला और पुरुष वोटर पर। साल 2010 से शुरुआत करते हैं, बताइए। तो 2010 में 51% वोटिंग हुआ था पुरुषों का और 54% वोटिंग हुआ था महिलाओं का। और महिला और पुरुषों के वोटिंग में अगर हम देखें, बताएंगे तो उधर का देख पाएंगे। चलिए ठीक है, उधर का बताइए। तो अगर देख सकते हैं तो 51% पुरुषों का वोटिंग 2010 में, 2015 में वो 2% से बढ़ा, 2020 में 1% से बढ़ा, 2025 में ये आज की स्थिति में अगर हम देखें तो करीब 9% तो ये आपने देखा 51, 54, 53, 60, 54, 60 लगभग बरकरार रहा। लेकिन 51 और 54 से आप यहां पर आइए 63 और 72 पर, अंदाजा लगाइए कि 72% अगर महिला वोटर है तो ये क्या इशारा कर रहा है। एक और एक बहुत चीज, जोर महिला वोटर्स का इस बार इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10,000, मैं भी गई, मतलब सोचिए आप, चाहे वो दरभंगा के बाद सीतामढ़ी, उसके बाद से मुजफ्फरपुर होते हुए पटना, पटना से नालंदा, पूर्णिया, गया जी, भागलपुर, गया जी, जमुई, इन तमाम जगहों पर हमने देखा बड़ी तादाद में एक नया लैंडस्केप बन गया है। साहिल, वहां पर आप जाइए तो जो महिलाएं हैं वो 2 बकरी लेकर घूम रही हैं या सिलाई मशीन चला रही हैं, एक नया लैंडस्केप तैयार हो गया है। और जितनी भी औरतों से मिली है वो बताती थी कि हाँ पैसा मिला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये आपको वोट प्रतिशत में भी दिखाई देगा। और एक दिलचस्प बात अंजना, देखिए पुरुषों का वोट 51% से 63% तक पहुंच गया, यानी 12% की वृद्धि इसमें दिखाई देती है। जबकि महिलाओं का वोट भी करीब उतना ही, उसी रेंज में बढ़ता हुआ, लेकिन 2020 के मुकाबले जहां पर पुरुष वोट 9% बढ़ा है, महिला वोट 12% से ज्यादा बढ़ता हुआ यहां पर नजर आया। ये हम आपको बता रहे हैं 2020 का जो टर्नआउट हीट मैप है एक तरह से, जहां पर सबसे डार्क कलर्स आप देख रहे हैं, वहां पर वोटर टर्नआउट सबसे ज्यादा था। ये सीमांचल के कई इलाकों में, नीचे में आपको गया जी के आसपास दिख रहा है, इस बार भी इसी इलाके में ज्यादा वोटिंग। बिल्कुल, देखिए एक जगह पर तो किशनगंज में 75% से ज्यादा वोट पड़ा है, टोटल वोट परसेंटेज 75% से ज्यादा। ये सब बहुत चीजों पर इशारा कर रहा है। तमाम एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी आपको बताते चलें क्योंकि पिछली बार 119 सीटें ऐसी थी। एक बार चलते हैं अपने सीट पर क्योंकि वहां से अब पैनलिस्ट के साथ बात भी करेंगे। और जब हम आपको बताते हैं कि 119 सीटें ऐसी थी पिछली बार जहां पर महिला वोटर्स ज्यादा थे, उनमें 72 सीटें आई थी एनडीए की और दूसरी, मतलब कुल मिलाकर जिन सीटों पर महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं वो एनडीए की तरफ गई थी। जिन सीटों पर पुरुष ज्यादा वोट करते हैं उन सीटों पर महागठबंधन को फायदा हुआ था। यहीं से शुरुआत करते हैं। शशि शेखर जी, क्या लग रहा है आपको? पहला सवाल तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बिहार की बेटी हैं और आप बिहार में लगातार थी। एक अब तक की कॉमन विजडम है कि महिलाएं अगर ज्यादा होंगी तो एनडीए जीतेगी। आपने सुना क्या बोला उन्होंने? झारखंड की बेटी। हमार घर आरा जिला बा, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, झारखंड का चुनाव होगा तो मैं झारखंड की बेटी के तौर पे पूछ लूंगा। ऐसे हमको किसी की शादी में पहुंचा दिए फेक उम्र के आधार पर, इनके साथ यही प्रॉब्लम है। अखंड बिहार है ना, चलिए, हम तो अखंड बिहार। वंस अ बिहारी ऑलवेज अ बिहारी। हाँ, मैं अखंड भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा सवाल ये है कि सामान्य विजडम अब तक रहा है कि अगर महिलाएं वोट करती हैं तो 2010 के बाद से वो नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। तो क्या अगर महिलाओं की ये इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग का कोई अर्थ है? बिल्कुल अर्थ है। और ज्यादातर औरतें, मैंने वहां से भी बताया, मुख्यमंत्री रोजगार योजना की जब बात हो रही थी, ज्यादातर महिलाएं साफ साफ कह रही थी कि उनको 10,000 रुपए मिला है। आप, मतलब मैं हाईवे पर गुजर रही थी, मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, हाईवे पर गुजर रही हूँ, ऑटो से 4 औरतें जा रही हैं, शीशा नीचे करके पूछा आपको 10,000 मिला है? हाँ। तो ये वहां पे चल रहा है और नया लैंडस्केप है। 2-2 बकरियां खरीद कर, या उनसे मैंने पूछा था बकरी का क्या कीजिएगा, इसे तो रोजगार के लिए दिया गया था। तो कहती हैं गाभिन है, मतलब शी इज प्रेग्नेंट, वो बकरी अभी देगी, हम उसको फिर 5,000-6,000 में बेचेंगे। रोजगार के लिए दिया। और हाँ, ये उनको बकरी पालना भी रोजगार है। बकरी पालना रोजगार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गाँव में अनादिकाल से। दूसरी बात, एक और सवाल, आखिरी सवाल, हालांकि मैं आपका काम नहीं करना चाहता। दूसरा सवाल ये कि एक बड़ी बात थी कि महिलाओं से ज्यादा युवाओं में एक आक्रोश है
और महिलाओं के वोट पर वो भारी पड़ सकता है। आपको ऐसा लगता है? मुझे ये लगता है, और कई जगहों पर मैं गई, जो शशि जी जहां पर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता काफी है, मैं कई इलाकों में जहां पर गई वहां क्लैरिटी थी एकदम तेजस्वी यादव को लेकर, उनका नाम था डायरेक्टली। लेकिन यह भी देखना होगा, एक बहुत बड़ा की टेक अवे इस इलेक्शन का रहा। 2020 में मैं जब गई थी तो लोग नीतीश कुमार को अक्सर गुस्से में नीतीशवा भी कहते थे, बहुत गुस्सा था उनके खिलाफ, सड़ल चौरा दे दिले, ये है वो है। इस बार जब मैं लोगों के बीच में गई तो नीतीश कुमार को लेकर महिलाओं में, मतलब नीतीश बाबू को देंगे, काहे नमक न खाए हैं, तो ये एक फैक्टर है सकता है। अंजना जी देखिए, पुरुष और महिलाओं का रेशियो बिहार के अंदर आप देखेंगे तो पुरुष वोटर ज्यादा हैं, महिला वोटर कम है। लेकिन जो वोटिंग हुई है, टर्नआउट की मैं तो याद कर रहा हूँ, 5 लाख ज्यादा हुई है तो ये महिलाओं की, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 5 लाख महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा वोटिंग होना, ये बहुत बड़ा आपके सवाल का ये जवाब गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ये एक बार जरा ना आंकड़े देख लेते हैं शशि जी, क्योंकि ना अभी जो नंबर्स बढ़े हैं, जो एडिशनल वोटिंग हुआ है, उसमें अगर हम नजर डालें तो उसमें भी साफ नजर आता है कि 43 लाख महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं 2025 में 2020 के मुकाबले, नंबर 1। उसके साथ साथ अगर पुरुषों पे अगर हम देखें तो यही आंकड़ा होता है 36 लाख का, यानी महिलाओं का वोटिंग 43 लाख बढ़ा है, जबकि पुरुषों का वोटिंग 36 लाख बढ़ा है। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन एक वही मैं कह रहा हूँ कि 5 से 7 लाख ज्यादा महिलाओं के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। बट मैं एक सवाल उसमें ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि अंजना ने महिला फैक्टर का जिक्र किया और ये बात भी ठीक है। हमने लगातार कई चुनावों में देखा कि महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं तो जाहिर सी बात है नमक खाया है, वोट देना पड़ेगा, ये सोच के चलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट 2005 से लगातार मिल रहा है और अलग अलग समय पे उनकी जो योजनाएं रही उस आधार पर मिलता है। इस बार क्या होगा? क्या मतलब अगर वोट घटेगा तब बात करनी होगी? वोट तो उनको मिलता ही है, तो अलग क्या है? क्या सोचकर हम कह रहे हैं कि भाई उसी महिला वोटर के आधार पर एक बार फिर वो जीतेंगे? और पिछली बार का सर्वे ये भी कहता है कि महिला और पुरुषों में, महिला वोटर्स में एमजीपी और एनडीए के बीच में 1% का फासला था महिला वोटर्स में। साहिल, ये चुनाव बहुत मतलब मेरे लिए भी बड़ा गौरतलब और बहुत ही दिलचस्प था। पहली बात ये थी कि हम कई सालों से देख रहे थे कि दो लोग हैं, नीतीश जी जिधर जाते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। नीतीश जी का अपना एक फैक्टर है और नीतीश जी अपने आप में एक शोध का विषय है कि सबसे कम वोटिंग परसेंटेज लेकर भी वो किस तरीके से बिहार में 20 साल हुकूमत कर चुके हैं। तो ये अपने आप एक अलग पोजीशन पर अपना एक अलग शोध का विषय है और अलग बातचीत का, लेकिन उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। पहली बात यह कि बिहार अपने दम पर आज तक नहीं बहुमत ला पाए, आज तक अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाए। लेकिन बिहार की एक पीड़ा दिखाई पड़ती थी। मैं जब भी बिहार जाता था, बात करता था लोगों से कि बिहार उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है और उसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष दोष मौजूदा सरकार के ऊपर जाता था। उसको उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए दे के नल एंड वाइट कर दिया। दूसरी बात, एक और फीलिंग बिहार के अंदर है कि आखिर बिहार का की बारी कब आएगी। ये मैंने कई जिलों में जाकर खुद देखा, लोगों से पूछ कर, और एक सर्वे कराया अपना इंटरनल अपने संवाददाताओं से। तो ये बिल्कुल साफ था कि बिहार की रहने वाली महिलाएं भी इस बात से बेहद दुखी थी कि हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को, पतियों को बाहर जाना पड़ता है। ये मुझे एक शक पैदा करता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी 10,000 से, किसी भी साइकिल से, किसी भी पुरानी रवायत पर भारी पड़ जाए। मैं आपका सर्वे इसीलिए बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा हूँ, नंबर्स क्या होंगे। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़े, जी कंप्लीट कीजिए। तीसरी बात और आखिरी बात, प्रशांत किशोर ने लोगों का दिल छूती हुई बातें की है। मैं भी जानता हूं उनके लिए रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन वो जो दिल छूती हुई बातें की हैं, वो दिल छूती हुई बातें कभी कभी दूसरे को भी फायदा पहुंचा देती है। वो फायदा किसकी ओर जाता है, ये देखने की ये इंटरेस्टिंग रहेगा। रोहन गुप्ता हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अब इस चर्चा में जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता, और नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। तो सवालों की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता जी, अभी तो कुछ बहुत कम टाइम बचा है, आप लोगों के लिए भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ 20 मिनट, जिसके बाद क्षेत्रवार तरीके से सामने आने लगेंगे नतीजे। अंदर ही अंदर आप लोग भी मान रहे हैं कि टक्कर तो है, ये मुकाबला है, ये एक तरफा नहीं है। ये 20 साल के शासन के बाद ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर तेजस्वी यादव आरजेडी महागठबंधन के लिए सामने आए। चैलेंज है।
देखिए अंजना जी, कोई भी चुनाव होता है ऑब्वियसली वो चैलेंज होता है, कभी भी आपको अति आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। और मैं हमेशा से एग्जिट पोल का, आपसे भी कई बार चर्चा हुई है, एग्जिट पोल एक डायरेक्शन जरूर दिखा सकता है और नंबर कोई भगवान नहीं है कि नंबर किसी करेक्ट करे, सब लोग अपना प्रयास। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, रोहन गुप्ता जी आता हूं आपके पास में। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43% वोट शेयर दिखाया गया। 43% वोट शेयर, मतलब पिछली बार से जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप 2020 के विधानसभा नतीजों को देखें तो लगभग आप समझिए कि ये पूरा इजाफा एनडीए का जो वोट प्रतिशत है उससे 37 कुछ था, तो समझिए कि 6 से 7% का इजाफा है। और महागठबंधन को 41% वोट शेयर, उनका भी इजाफा हो रहा है, उनमें भी लगभग 3 से 4% का इजाफा दिख रहा है, लेकिन 6% का इजाफा एनडीए को जनसुराज को 4% वोट दिखाई दिया, यानी आप ही को लिख के दिया था 10% वोट मिलेंगे। मैंने वो पेपर रखा हुआ है, 10% नहीं कहा था, या तो 10 सीट मिलेगा या 160 से ऊपर सीटें मिलेंगी। 10% वोट वो पेपर मैंने रखा हुआ है, प्रशांत किशोर को उस दिन दिखाना है। ठीक है, लेकिन 2% का डिफरेंस महागठबंधन और एनडीए के बीच में 2% का डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। 2% का डिफरेंस बिहार के भीतर काफी बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। पिछली बार 12,000 वोट से हमने देखा था कि एनडीए की जीत हुई थी। सीटों का अंतर ज्यादा होगा, लेकिन कुल वोटों का डिफरेंस देखें तो 12,000 का डिफरेंस था। लेकिन 12,786 वोटों का डिफरेंस, 0.03% का वोट मार्जिन, और 0.03 वोट परसेंट के मार्जिन से 2% का वोट मार्जिन हो रहा है 41% और यहाँ 43%। ये क्या इशारा कर रहा है? नवल किशोर जी जल्दी, सॉरी रोहन जी मैं लौटूंगी आपके पास। ये क्या इशारा कर रहा है? 4% ऐसा लग रहा है नवल किशोर जी कि जनसुराज को भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए अंजना जी, एग्जिट पोल हो या मैनेज पोल, इसे जिसे कहा जा सकता है, इसमें हम नहीं जाते हैं। जो बिहार की जमीन पे दिख रही है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो वोट दे रहे हैं, उनके बीच में एक गजब का संपर्क है, और उससे दिख रहा है कि महागठबंधन महाजीत की तरफ बढ़ रहा है। एग्जिट पोल की अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी और अपनी मजबूती हो सकती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि साइज क्या है और विश्लेषण करने का वाइज क्या है, विजडम क्या है, इस पर जरूर होगा। चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वोट देते हैं मतदाता, और बीच में ये आसमान से आकर और आसमानी दावे करते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं करना। बिहार की जनता पिछले 5 साल में सिर्फ 10,000 के लिए अगर पूरे सरकार को, जो कि पूरी तरह से निकम्मी है रोजगार और नौकरी और उद्योग के मसले पे, उसको वोट दे दे और बड़ी जीत जैसा कि ये क्लेम करें वैसा दे दे। मुझे एक सेकंड नवल जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो नंबर्स आ गए हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। आप भी इंतजार कीजिए, आपकी हर बात सिर आंखों पर, क्योंकि एग्जिट पोल सही भी हो सकता है, एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, और आपको पूरी आजादी है कि आपको अगर नंबर सही ना लगे आप कीजिए, वो हर पार्टी करती है। लेकिन 43% वोट्स अगर एनडीए को जा रहा है, 41% महागठबंधन को, और जनसुराज पार्टी को जा रहा है प्रशांत किशोर के 4%, 12% अन्य को भी जा रहा है। अब अगर आप देखिए तो जाति के आधार पर जो एक्चुअल परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, 64% ब्राह्मण वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को, और 14% जाता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को, और 9% शशि जी 9% जाता हुआ दिखाई दे रहा है जनसुराज पार्टी को भी, और 13% अन्य को। अगड़ी जाति क्या जाएगी जनसुराज की तरफ, क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर पांडे उनका नाम बताया जाता था, और शायद ये एक हिचक भी थी उनके अंदर चुनाव को लेकर, जिसकी वजह से वो राघोपुर सीट की बात करते रहे, लेकिन गए नहीं कभी चुनाव लड़ने के लिए। अब राजपूत पर आइए, 66% राजपूत, यानी अगड़ों का साफ दिख रहा है। भूमिहार 60%, ये सारे के सारे जा रहे हैं एनडीए की तरफ। वहीं राजपूत वोट 15% जाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को, और 18% भूमिहार का जा रहा है महागठबंधन को। अब आ जाइए जो अन्य जातियां हैं, उनमें अगर आप जनरल में देखें तो ये लगभग 2% इनकी आबादी है, 2% आबादी है। उनमें से 63% जा रहा है सीधा का सीधा एनडीए को, 18% जा रहा है महागठबंधन को, 6% प्रशांत किशोर जनसुराज को। यादव वोट लेकिन एकदम एक तरफा है, यादव वोट में सिर्फ 6% जा रहा है अगर एनडीए को, तो 90%। और ये बात मैं पहले दिन से कह रही हूं कि जो 14% वहां यादव आबादी है, जो 18% के आसपास मुस्लिम आबादी है, वो एक मुश्त इस बार निकलेगी। 20 साल से उन्हें लगता है कि आरजेडी का शासन नहीं रहा है, वो शासन में नहीं है, और दोनों में ही 90% यादव, 80% मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन। और यहां पर भी एक साफ नजर आता है कि जनसुराज पार्टी को यादव और मुस्लिम्स के वोट नहीं पड़े। वो भी उनका एक दावा था कि उन्हें मुस्लिम वोट शायद पड़ सकते हैं, लेकिन फिर दलित वोट पर जाते हैं। और ये जो एसटी वोट आप देख रहे हैं, ये 56% जा रहा है एनडीए की झोली में,
देखिए हमेशा चर्चा आदिवासी होती है जो आदिवासी वोट है, आदिवासी वोट आप देखिए 56% जा रहा है, ये 1% आबादी है इनकी, और 29% वोट जा रहा है ये सीधा का सीधा और महागठबंधन को। अगला जाति समीकरण हम देख लेते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार जनसरती, एलजेपी इस बार एनडीए के साथ में एक बार फिर चली गई थी। 64% पासवान वोट जो है वो एनडीए के खाते में जाते हुए, और एमजीपी के पास महागठबंधन के खाते में 19%, जनसुराज को 3% वो वोट मिला है। रविदास जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें 32% एनडीए को मिलते हुए, महागठबंधन को 36%। शेड्यूल कास्ट में, ओवरऑल शेड्यूल कास्ट में देखें तो 52% एनडीए को, 30% महागठबंधन को यहां पर वोट जाते हुए। और ईबीसी में एक बार फिर एनडीए 61% वोट जो है ईबीसी का वो एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो 23% वोट उस पर, और कुर्मी कोयरी जो कुर्मी में 68% एनडीए के खाते में, और उसके साथ साथ 13% महागठबंधन के खाते में भी यहां पर दिखाई दिया। सबसे बड़ा टेक अवे ईबीसी है। ईबीसी वोटर एक बार फिर से लगता है कि एनडीए की तरफ चिपका हुआ रहा है। ये 15% मतदाता है। याद रखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, एक तो महिला वोट बैंक उन्होंने अपना गढ़ा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, पुलिस में 35% आरक्षण, साइकिल दिया लड़कियों को, पोशाक योजना स्टार्ट की, और उसके बाद ये शराबबंदी, और शराबबंदी से होते हुए 10,000 रुपए। वो महिला वोटर उनकी तरफ अगर दिख रही है, और दूसरी तरफ ये ईबीसी, ये उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और यही काम करता है जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ आते हैं। काहे? क्योंकि उधर की लगभग 11 से 12% जो अगड़ों का है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, उनका वोट लाती है बीजेपी, एक मुश्त ओबीसी का वोट लाती है, और इधर से नीतीश कुमार का जो ये 15% ओबीसी ईबीसी वोट बैंक है, वो अगर 61% उनकी तरफ है और 23% महागठबंधन की तरफ, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। और 4% जो कुर्मी वोटर है, जो मतलब सीधा आप कह सकते हैं नीतीश कुमार का, वो 68% लार आता हुआ एनडीए की तरफ दिखाई दे रहा है। बनिया वोट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर आप देखिए 64%, 3% आबादी है जो बनिया वोटर्स है, 3%, 64% उनका एनडीए की तरफ जा रहा है, और 19% महागठबंधन की तरफ। मुझे लगता है इसमें जनसुराज का बताने की जरूरत नहीं, एक बार ये ओबीसी बता दें जरा, कोयरी और कुशवाहा और ओबीसी। ओबीसी वैसे 2% वहां पर है जब आप यादव को अलग कर दे तो, लेकिन 60% जो उनका वोट है ओबीसी का, वो सीधा सीधा जा रहा है एनडीए को, और 21% सिर्फ जा रहा है महागठबंधन। लेकिन उसके साथ साथ एक और एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इस बार वीआईपी इनके साथ, महागठबंधन के साथ चले गए थे, उनके वोट प्रतिशत में जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है उसके बावजूद, यानी केवट, भोई, मल्ला, काम नहीं किया है। ये मानते हैं कि मल्ला और यादव जो है जमीनी स्तर पर, उनमें हमेशा एक मतलब टक्कर रहती है, एक टकराव की स्थिति रहती है, और वीआईपी के वहां जाने से मुकेश सहनी, क्या जो मल्ला है, जो बिंद है, केवट है, उनका लाभ सकते थे वोट, नहीं ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ 46%, 6% की लीड, और 40% सिर्फ जा रहा है महागठबंधन को। और ये जो 18% मुस्लिम प्लस 14% यादव के साथ 32% में कहा जा रहा था कि ये 3-4% जुड़ जाएगा, ऐसा होता हुआ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है अगर हम देखें तो इसको। फिलहाल ये नंबर्स हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को किस तरह का एज है। एक बार फिर से ब्राह्मण वाला, और 5%, 6% राजपूत, और 5% भूमिहार, मतलब मिला लीजिए तो ये आपका बन जाता है 16% वोट, 16%। और उसमें क्लियर एज है, मतलब 64, 66, 60, और यहाँ महागठबंधन और बाकी जनसुराज में, अदर्स में बट गया है। महागठबंधन को 14% ब्राह्मणों का, 15% राजपूत का, 18% भूमिहार का। क्योंकि देखिए, इसको सच्चाई माने ना माने, कई लोग इस पर चर्चा भी होगी और मेरी लड़ाई भी होगी अभी साहिल से। कहते हैं कि जाति है कि बिहार की राजनीति से जाति नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैं हमेशा यकीन मानती हूँ, क्यों महाराष्ट्र की राजनीति से चली जाती है, कहीं से नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद स्विंग फैक्टर की बात इसी बात को लेकर हो रही थी ना, कि इस बार वीआईपी चले गए उधर तो मल्ला भी चले जाएंगे उधर, और उसके वजह से वो 2% का गैप निकल आएगा। लेकिन आज की स्थिति में जो गणित की बात की जा रही थी, हम जब पहले डिस्कस करते थे, 43% का प्रेडिक्शन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में किया गया है जो एनडीए के खाते में, और उस वक्त का गणित 44% कह रहा था। तो करीब करीब वही आंकड़ा यहां पर नजर आता है। तो पासवान वोट
क्या हम कह सकते एक हैं बड़ी कि खबर swing आ रही है, factor एक और खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अगर 43% वोट सीधा सीधा एनडीए को जा रहा है, महागठबंधन को 41, तो अब फर्स्ट टाइम वोटर्स का देखिए ये बहुत बड़ा युवा फैक्टर जा रहा है तेजस्वी की तरफ। ये इंटरेस्टिंग है, ये नंबर्स अभी और जटिल होंगे। ऐसा मत सोचिए कि क्लियर कट मामला फिक्स हो गया, क्योंकि अब देखिए 46% युवा वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो कि लगभग 2% है, 18 से 19 साल का, वो युवा वोटर 46% जा रहा है महागठबंधन की तरफ और सिर्फ 37% जा रहा है एनडीए की तरफ। एक लंबा गैप है 9% का। इसी के साथ साथ जब आप 20 से 29% जो युवा वोटर, फिर से देखिए कितने हैं ये, 22% है, 22%, और इनमें 44% महागठबंधन की तरफ, 37% एनडीए की तरफ। यहां पर भी 7% का गैप है, एनडीए महागठबंधन को क्लियर एज है। लेकिन जैसे ही आता है एज लिमिट 30 to 39, मामला पलट जाता है, लेकिन बहुत नहीं, 42 महागठबंधन, 43 एनडीए। उसके बाद आ जाइए आप जो 40 प्लस है, 40 से 49 यानी 50 के आसपास का, उसमें 45% एनडीए की तरफ है, 41%। और यही मुझे लगता है कि वो जंगल राज का जो आरोप एनडीए लगाती है, जिस पीढ़ी ने शायद उसको देखा है, बच्चे के तौर पर भी देखा है 20 साल पहले का शासन, आशुतोष जी अभी से ही मुस्कुरा रहे हैं, वो उस पर वो एनडीए की तरफ सीधा सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50 से 59 पर जब आप जाते हैं, उन्होंने तो अपनी आंखों में देखा है, जो आरोप लगाती है बीजेपी, वो उनमें 46% चला गया एनडीए की तरफ और 38% इधर, यानी 8% का गैप बन गया। और फिर 60 से भी जो ऊपर है, वहां पर 10% का गैप है, 39%, 39% जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ, और 49 यानी लगभग 50% जो 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोग हैं, वो जा रहे हैं एक तरफा होकर सीधा सीधा एनडीए की झोली में। और 70 से ऊपर जब जाते हैं शशि जी, 51% एनडीए की तरफ, और महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है 35। इसका मतलब है कि 16% का मार्जिन यहां पर हो जाता है। जनसुराज का इसमें युवा फैक्टर में बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, 6% लेकिन 6% है, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर में 6%। असल में अंजना, उस उम्र के लोगों ने 1990 के आसपास की दुनिया देखी है, तो वो तो एनडीए को वोट करेंगे। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो युवा वर्ग है 18-19 साल का, या 18 से 29 साल तक का भी हम लोग पकड़ ले, तो कुल मिलाकर 24% युवा वर्ग 18 से 30 इस एज कैटेगरी में, जिसमें हम देख सकते हैं कि महागठबंधन को सीधी बढ़त, अगर प्रेडिक्शन में हम देख रहे हैं तो 46% और 44%, यानी 45% वोट शेयर महागठबंधन का युवाओं में 18 से 30 के एज ग्रुप में आते हुए। वहीं आगे जैसे ही मामला बढ़ेगा 30 से 39 यानी 30 से 40 साल तक की उम्र वाले लोगों ने भी काफी संख्या में महागठबंधन को वोट किया, 43 और 42% का। लेकिन 40 के बाद वाले, जिसका जिक्र अंजना कर रही थी कि पुरानी यादें जिनकी ताजा है, वो सारे लोग हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके एनडीए की तरफ बढ़ते हुए यहां पर नजर आते हैं। ये प्रेडिक्शन यहां पर साफ शब्दों में, और महिलाओं का प्रेडिक्शन आएगा तब उसमें चीजें और क्लियर हो जाएगी। लेकिन युवा वर्ग, आशुतोष, जो उम्मीद की जा रही थी, वो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ नौकरी का वादा उसका ज्यादा चल गया। उसमें सवाल पूछना चाह रहा था कि चूंकि इसे 43-41% है, तो उसमें एरर मार्जिन कितना है? एरर मार्जिन देखिए ज्यादातर जो इस सर्वे में होता है +5 -5, वो सीट प्रेडिक्शन भी ऐसा ही होता है, 20 सीटों का वो मार्जिन देते हैं। मतलब, तो ये मान के चलिए कि हाँ, वो मार्जिन तो रहेगा ही, मार्जिन तो रहेगा। पर मतलब आपकी रीडिंग क्या है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर महागठबंधन नहीं, मैं 20 to 29 29 महागठबंधन। मैं जो ये कहना चाह रहा था कि चूंकि एरर मार्जिन 3% का अगर आप लेके चले, 2% का भी लेके चले, तो इसका मतलब ये कि लड़ाई जबरदस्त है। अब उसमें 1% नीचे गिर जाए, 1% ऊपर उठ जाए, तो फिर वो कोई भी आगे पीछे जा सकता है। इसमें लड़ाई जबरदस्त है, वो तो दिख ही रहा है ना। 2% का ही गैप है, 10,000 बांटने के बाद और बाकी सारी चीजें होने के बाद भी सिर्फ 2% का गैप तो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन 2% का गैप सीट कन्वर्जन में बड़ा हो सकता है। नहीं, ये बड़ी बात हो सकती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि जितने एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स होते हैं, वो 3%, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जैसे नंबर्स आएंगे मैं आपको टोकूंगी। एनडीए को बढ़त साफ दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के पोल में शहरी इलाके में एनडीए को 44% वोट, शहरी इलाकों में क्लियर कट मार्जिन और एज एनडीए को दिख रहा है। और ग्रामीण इलाके में 43% वोट एनडीए को। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल बता रहा है कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में शहरी इलाके में महागठबंधन को 42%। लेकिन साहिल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। महागठबंधन रूरल में 41 है, एनडीए 43 है, 2% का मार्जिन। अर्बन में आइए, शहरी इलाकों में 44% एनडीए,
महागठबंधन 42%। शशि जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं? जैसे अगला नंबर आता है तो टाइम शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में सीटें आनी शुरू होंगी। देखिए, बहुत साफ है, लड़ाई काटे की इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो कोई ऐसा किसी को मार्जिन नहीं दे रहा कि मान ही लिया जाए कि वो पूरी तरह पार हो जाएंगे। हाँ, विनोद जी। नहीं, देखिए मुझे एक चीज लग रही है इसमें, जैसे शहरी इलाकों में अब कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, 2% का फर्क। बिल्कुल। जबकि शहरी इलाके माने जाते हैं एनडीए का गढ़, एकदम गढ़ माने जाते हैं। तो और ग्रामीण इलाकों में भी लड़ाई बिल्कुल बराबर की है। तो एक चीज है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको 10,000 ने काफी डाइल्यूट किया है, वरना शायद अगर वो 10,000 वाला कार्ड नहीं होता तो ये फर्क उल्टा हो जाता है। बस इतना कहना है कि देखिए एमवाई फैक्टर के कारण जो उनका मोबिलाइजेशन है, उनका जो वोट है वो कंसंट्रेट कर रहा है, जो उनके एवरेज को कहीं ना कहीं जो कम जाता उसको वो गैप को प्लग कर रहा है। सुन लीजिए और एक खबर 90% से ज्यादा। और एक बड़ी खबर इस वक्त एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बढ़त यहां पर नजर आ रही है। 49% बेरोजगारों ने, देखिए ये भी बड़ी बात है, 49%, 49% बेरोजगारों ने वोट किया है यहां पर एनडीए को, महागठबंधन को, और 34% एनडीए को। स्टूडेंट्स, युवाओं की हम मतलब छात्र जो है वो बताते हैं 48%, वहां पर 15% का गैप है। छात्र भी जो स्टूडेंट हैं वो किसको ज्यादा वोट दे रहे हैं? वो महागठबंधन को वोट दे रहे हैं 48%, मतलब सोचिए 50% के करीब, और 33% दे रहे हैं सिर्फ एनडीए को। अब आ जाइए आप, जो मजदूर वर्ग है, जो लेबर वर्ग है, उसका सर्वे क्या कहता है? उसमें साफ 43% महागठबंधन, तो 42%, मार्जिन कम हो गया, सिर्फ 1% का मार्जिन रह गया है। स्किल्ड प्रोफेशनल्स, यानी जो पहले से काम करते हैं, जिनके पास रोजगार है, स्किल्ड प्रोफेशनल है, नौकरी कर रहे हैं, उनमें 43% एनडीए को कर रहा है और 41% महागठबंधन को। एनडीए यहीं से एज बढ़ाना शुरू करता है अपना। और फिर जब स्मॉल ऑक्यूपेशन एंड स्मॉल शॉप्स, यानी जो छोटी दुकान चला रहे हैं, छोटे रोजगार में हैं, उनमें 49% एनडीए और 36% महागठबंधन। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जिनका पेट भरा हुआ है वो एनडीए की तरफ जाते हुए और जिनका पेट खाली है वो महागठबंधन की तरफ जाते हुए, क्या ये इसका मतलब निकाला जाए? इस पर भी ये निर्भर करेगा कि इसने कितना टर्नअप किया, कौन कैटेगरी से कितना परसेंट। लेकिन ये एक्सट्रापोलेशन थोड़ा सा नाइंसाफी हो गया। ऐसा नहीं है कि जो छात्र हैं उनको खाना नहीं मिल रहा, अपने घर में मिल रहा होगा, लेकिन उनको अपने बेरोजगारी है, आगे की चिंता है, रोजगार की चिंता है, उनको पढ़ाई की चिंता है, रोजगार की चिंता है। अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक सेकंड, सबसे बड़ा डेटा तो अभी बताया नहीं हमने। हाउसवाइफ, यानी जो 23% महिलाएं वहां पर घर में रहती हैं, नौकरी नहीं करती हैं, उसमें 48% एनडीए को वोट दे रही हैं और 37% महागठबंधन को। यह डेटा बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर लगभग 23% महिलाएं, 23% जो महिलाएं हैं, उनमें से 48% एनडीए को दे रहा है और 37% दे रहा है सिर्फ महागठबंधन को। तो ये बड़ा डेटा है। जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों का बिहार में बड़ा, अमिताभ तिवारी बताएंगे, बड़ा अलग अलग महत्व है दोनों का। सरकारी नौकरी का रुतबा माना जाता है भाई वहां पर, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनमें भी 43% एनडीए, 38% जा रहा है महागठबंधन को। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनमें भी 43% एनडीए को, 39% जा रहा है महागठबंधन को। और जो अन्य है लगभग 8%, इन सभी कैटेगरी से अलग, उनमें 48% एनडीए को, 37%। लेकिन ये किसान ने महागठबंधन को जो वोट दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। इसका मतलब किसान वाला हमने नहीं बताया था, किसान वाले, लेकिन 42 और 43, लेबर और किसान, लेबर और किसान 1% का मतलब 2% का गैप है एनडीए को। लेबर में 41%, 17% उनकी आबादी है, और 43% महागठबंधन को, 43%, और उसके साथ साथ किसानों में 43% महागठबंधन को और 42% एनडीए को यहां पर वोट देते हुए। यानी अगर हम देखें 1% का गैप है, 1% का गैप है। लेकिन इसका मतलब यह कि अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार, युवा यानी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, लेबर यानी कामगार, और फार्मर्स यानी किसान, ये सारे लोग महागठबंधन की तरफ झुकाव उनका नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स, सेल्फ ऑक्यूपाइड स्टॉल या शॉप रहने दुकानदार, या हम कह सकते हैं हाउसवाइफ्स, प्राइवेट सर्विस पे काम करने वाले, नौकर दराज, और सरकारी नौकरी करने वाले, उनका जो पक्ष है वो एनडीए की तरफ झुकता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, 43% किसान महागठबंधन, तो 42% एनडीए, 1% का यहाँ पर टक्कर है। यहाँ पर क्लियर कट रुझान एक तरफा नहीं दिख रहा है। अगर आप जो कामगार लोग हैं उनको भी देखेंगे तो
उनमें भी 2% का गैप है। ये देखिए, निजी कर्मचारी हम बता रहे हैं, यहाँ से पूरा मतलब जो रोजगार जिनको मिल रहा है, मतलब जो चाहे वो लेबरर्स ही क्यों ना हो, कामगार लोग क्यों ना हो, किसान क्यों ना हो, यहाँ से मामला बराबरी का आने लगता है। और फिर जब अपनी दुकान चला रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, महिलाएं हो, वहां पर जाकर एनडीए अपना बढ़त बनाता चला जाता क्या है। यही वजह है अमिताभ तिवारी की, जिसके वजह से हमने देखा कि एज वाइज भी जो 30 के ऊपर के या 35 के ऊपर के लोग हैं उनका झुकाव एनडीए की तरफ, और जो 35 के नीचे के लोग हैं उनका झुकाव महागठबंधन की तरफ दिखाई दिया। जो एक और खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, एक और डेटा आ गया है। ये डेटा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग स्कूल नहीं गए हैं, नॉट गॉन टू स्कूल, लगभग 27% ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, उनमें 43% एनडीए की तरफ, 42% महागठबंधन की तरफ और 2% सिर्फ जा रहा है जनसुराज की तरफ। जो 9वीं तक पढ़े हैं, अब 9वीं तक पढ़ने का एक अलग ही वहां विश्लेषण शुरू हो गया पूरा राजनीति का, लेकिन जो 9वीं तक पढ़े हैं उनमें 44% एनडीए की तरफ, 42%, बहुत कम गैप है, 2% का गैप है महागठबंधन की तरफ। लेकिन जो 10th पास है उनमें 43% एनडीए की तरफ, 38% महागठबंधन की तरफ। जो 12वीं पास है 44% एनडीए की तरफ, 41% एनडीए की तरफ, महागठबंधन की तरफ। और जो ग्रेजुएट है उनमें फासला बहुत कम है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर रोजगार वाला मामला आ जाता होगा। और जो ज्यादा पढ़े एनडीए, और जो ज्यादा पढ़े 40% एनडीए और 40% महागठबंधन। और जो ज्यादा पढ़े पोस्ट ग्रेजुएट में मामला पलट जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने किया है वो 38% एनडीए की तरफ और 41% महागठबंधन की तरफ। रोजगार वाला मामला, मतलब इस तरह का डेटा बहुत। और प्रोफेशनल डिग्री का भी आगे, प्रोफेशनल डिग्री जिनके पास है वहां पर भी 42% एमजीबी की तरफ, महागठबंधन की तरफ, और 39% ये 3% का रोजगार का मामला है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो महागठबंधन की तरफ। ये प्रेडिक्शन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि तेजस्वी ने जो जॉब की बात की वो लोगों के दिलों तक पहुंची। आपके इशू बना है। हाँ, ठीक है, जल्दी से अमिताभ तिवारी आपसे एक प्रतिक्रिया। जो हम देखा कि एज वाइज 35 के ऊपर जो जा रहे हैं वो एनडीए की तरफ जाते हुए, और 35 के नीचे ज्यादा पढ़े लिखे वो हम देख सकते हैं महागठबंधन की तरफ जाते हुए। कि नॉर्मल, आई मीन यही एक्सपेक्टेड ट्रेंड था कि भाई जो भी युवा है वो बेरोजगारी झेल रहा है, वो या वो पलायन का इशू वही फेस करता है, तो उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी है सरकार के खिलाफ, तो वो महागठबंधन की तरफ उसका झुकाव नेचुरल था। लास्ट डेज में क्या हुआ है कि सिंस जनसुराज का कैंपेन फिजल आउट हुआ है, जनसुराज को जो वोट जा रहा था, यानी जो युवाओं से जनसुराज की तरफ आकर्षण था और जो अपर कास्ट से आकर्षण था जनसुराज की तरफ, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हुआ है। तभी आप देख रहे हैं कि दोनों ही गठबंधनों का जो वोट शेयर है मिलाकर के 84% होता है। कुछ ही देर में क्षेत्रवार तरीके से नंबर्स आएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिएगा अमिताभ जी आपका, क्योंकि तमाम मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। तीन बड़े टेकअवेज आपकी नजर में अभी तक क्या है? 3 बड़े टेकअवेज। कांटे की टक्कर लग रही है, हाँ? विद इन मार्जिन ऑफ एरर है। कांटे की टक्कर। और सीटों का अनुमान अब देखना पड़ेगा कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में क्या आ रहा है। हाँ, राजीव जी आपको क्या लग रहा है? राजीव रंजन जी, मामला एक तरफा तो नहीं है? देखिए, अभी तक तो अंजना जी लगभग 13 सर्वे एजेंसीज के अलग अलग रुझान हम लोगों ने देख लिए हैं, और कहीं उनके आंकड़े सब आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फिर वैसी स्थिति में नहीं, उस पर यकीन करने के बजाय, नहीं, आज के आंकड़े भी हमारे पक्ष में हैं, हमारी सरकार बन रही है और एक्सिस माई इंडिया ने मेहनत किया है, इसलिए उनको नकारेंगे भी नहीं। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं का और जो अलायंस के पार्टनर्स के जो रैंक एंड फाइल का जो फीडबैक है उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े अंतर के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, और अगली सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। लेकिन 2% का फासला है सिर्फ। एजेंसी की भी प्रेडिक्शन में 2% के वोट शेयर का फासला है, सिर्फ 2% का फासला है। और ये भी बात इसमें साफ नजर आ रही है कि बेरोजगार काफी संख्या में महागठबंधन के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समस्या भी बिहार के भीतर यहां पर हम कह सकते हैं कि अंडरलाइन हो रही है आज की स्थिति में। देखिए, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार जैसे राज्य में जो रोजगार को लेकर के हम लोगों ने काम किया और अभी जो हम करेंगे, तो चुनौतियां तो हैं, लेकिन जनता का भरोसा है कि इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का मादा नीतीश कुमार जी के ही अंदर है। और इसीलिए ये हमारा जो भरोसा है कि जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन इसीलिए किया कि वो काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे।
दूसरी तरफ का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया। 90 से 2005 के बीच केवल 94,000 नौकरियां दी गई। 2005 से 20 के बीच भी 8 लाख नौकरियां और उसके बाद 50 लाख रोजगार 20 से 25 के बीच में। तो हमारा एक और एक आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं राजीव रंजन जी, फायदा हम लोगों को मिल रहा है। एक और एक आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं महिला जेंडर वाइज जो प्रेडिक्शन है वो भी इस वक्त हमारे पास आ रहा है। एनडीए को पुरुष वोटर्स ने 41% वोटिंग का उनका प्रेडिक्शन यहां पर नजर आ रहा है और महिलाओं ने 45% महिलाओं का वोट एनडीए के खेमे में, यानी 5% ज्यादा। एमजीपी के बारे में देखें तो महागठबंधन में 42% पुरुषों का वोट और 40% महिलाओं का वोट, और जनसुराज के खेमे में 5 और 3 यहां पर नजर आता है। साहिल, ये बहुत बड़ा डेटा है क्योंकि इसी से सब कुछ आधारित होगा, क्योंकि अगर महिला वोटर्स को लेकर इतनी खुशी एनडीए के खेमे में है तो देख लीजिए 5% का गैप है महिला वोटर्स में। अगर आप देखिए तो पुरुष वोटर्स 45% जो वोटर है महिला वोटर वो जा रहे हैं, आपको बता दें 41% मेल एनडीए की तरफ, 42% महागठबंधन की तरफ, यानी 41 और 42 है, याद कर लीजिए नंबर। अब औरतों पर जाइए, 45% महिला वोटर एनडीए की तरफ और 40% महिला वोटर जा रहा है महागठबंधन को। तो ये आप समझ सकते हैं कि इससे तस्वीर काफी हद तक साफ होती है। 5% का इजाफा आशुतोष जी क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर जो वहां का जेंडर गैप है वो तकरीबन 8% का गैप दिखाई पड़ता है। इसका मतलब 1000 पे 918। अगर यहाँ गैप सिर्फ 4% का है तो ये इम्पैक्ट 5% का, तो इम्पैक्ट तो डालेगा, बट क्या डिसाइसिव होगा अभी देखना होगा। आपको क्या लग रहा है शशि जी? देखिए, अभी मैं आपके और आंकड़े देखना चाहूंगा। दूसरे, मुझे एग्जिट पोल का जब तक फैसला नहीं आ जाता, मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूँ, लेकिन एक बात सच है कि महिलाओं का जो वोट है वो बहुत फैसला कुन होता है बहुत सी वजहों से। वो थोड़ी जात पात से उठी हुई होती हैं, वो अपने घर की टोटल भलाई के लिए सोचती हैं, और वो एक तरह से हुकूमत का आईना भी होता है उस समय हुकूमत कैसी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावित रही होती है और चीजों से, वो सिर्फ परिवार और अपने आसपास के परिवेश को। और इसीलिए हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं महिला वोटर बिहार में क्यों इतनी बड़ी चीज आज बन गई है। साल 2000, बहुत ज्यादा नहीं 25 साल पहले की बात है, जब पुरुष वोटर वहां पर 70% से ऊपर होते थे और महिला वोटर 53% होती थी। मतलब आप सोचिए कि लगभग 17% 18% का गैप था, और अब आप 2025 में आइए 62% पुरुष कर रहे हैं और 71% महिलाएं कर रही है। मामला कैसे पलट गया आपने देखा। महिला वोटर ने अपने दम पर तमाम राज्यों में सरकारों को जेंडर हम दिखा सकते हैं, वो जो वोटिंग हुआ है उसका जेंडर गैप भी अगर चाहे तो हम दिखा सकते हैं। बोलना चाह रहा हूं इसमें, जैसे 2020 में अगर आपने देखा तो अपर कास्ट का वोटर कंसोलिडेशन एनडीए के पक्ष में ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार तकरीबन 55-56% था, इस बार 65 के आसपास है। और अगर आप मुसलमानों का वोट देखें, यादवों का वोट देखें, तो उसमें भी कंसोलिडेशन 90% है, जबकि पिछली बार हमारे ख्याल से 80% के आसपास था। लेकिन आशुतोष देखिए, यही जो गैप देखिए 63% पुरुषों का वोटिंग हुआ है इस बार बिहार के भीतर, और 72% 72% महिलाओं का वोटिंग हुआ है, 12% से 2020 के मुकाबले बढ़ा है। और यहां पर पुरुषों का वोटिंग सिर्फ 9% बढ़ा है, यानी महिला वोटर, अगर महिलाओं में नीतीश कुमार ज्यादा वोट ले रहे हैं, 5% का गैप है, तो वो बड़ा गैप हो जाएगा। जो मैं कह रहा था, पिछली बार और एब्सोल्यूट नंबर में भी महिलाओं का 38% वोट एमजी की तरफ था और 44% था, 37 और 44 था, यानी 7% का गैप था पिछली बार। इस बार अगर वो 5% एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, एक सेकंड, वुड यू लाइक टू बी द नेक्स्ट, whom do you want, अगला मुख्यमंत्री आपकी नजर में कौन बने? जब ये सवाल पूछा गया है तो नीतीश कुमार 22% और तेजस्वी यादव 34%। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर ये मेरा भी टेक अवे था। मैंने आपको बताया जब लोगों के बीच में जाइए तो सीधा जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो खुलकर तेजस्वी का नाम लेते हैं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार का नाम लेने वाले भी कई लोग आपको मिलते थे, और ये नंबर साफ साफ इशारा कर रहा है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर 22% देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को 5%, सम्राट चौधरी को सिर्फ 2%, 14% बीजेपी का कोई कैंडिडेट बनना चाहिए, समझ रहे हैं आप? 22% नीतीश कुमार और 14% ये मानते हैं कि अब नीतीश कुमार का टाइम हो गया, तो ऐसे में माना जा सकता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और वो चाहते हैं कि हम उनको जिताते हैं, उनका कोई सीएम बने। वही 34% तेजस्वी यादव, 34%, 2% लालू प्रसाद यादव के लिए भी बोल रहे हैं, और इसी के साथ साथ 3% कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट, तो कांग्रेस के भी सपोर्टर्स हैं वहां पर, और इसी के साथ साथ एनी कैंडिडेट फ्रॉम आरजेडी बोलने वाले भी 2% हैं, लेकिन 4% के साथ प्रशांत किशोर भी यहां पर बने हुए हैं।
4% लोग कह रहे हैं। अब उनका जितना वोटर होगा ना, आशुतोष जी इधर देखिए, उनका जितना वोटर होगा, उनका सबसे बड़ा सेटबैक ही यही है कि पीके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बट मेरा पीके को ही सीएम बनना चाहिए। 34% पर ये बड़े खुश हो रहे थे, तेजस्वी गॉन, नीतीश गॉन। अरे 22% नीतीश का है, लेकिन साथ में बीजेपी का भी तो है, एलजेपी का भी है। संगीत, मेरा एक सवाल ये है, क्या सवाल है, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है, अब की बार नीतीश सरकार, तो फिर तेजस्वी यादव उनसे आगे कैसे? 22% बहुत कम है। वो इसलिए बहुत सिंपल है। अब जवाब सुनना है तो अब सुनिए, 22% प्लस 14% कितना हुआ? 36% तो यही हो गया, क्योंकि एनडीए के समर्थक है। एक सेकंड, एनडीए का वोट परसेंटेज बता रहे, अरे भाई साहब अभी तक एनडीए का वोट परसेंटेज बता रहे हैं ना हम, एनडीए का मार्जिन। उसकी बात सुनिए, एक और चीज, चिराग पासवान का 5%, 36, 41 हो गया। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आप साइंटिफिक। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नीतीश कुमार सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और सब कुछ नीतीश के चेहरे पे हो रहा है, तो फिर नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी तेजस्वी के सामने कम क्यों है? वो 22% उसको वोट कर रहा है। अरे बोल दिए तो वही एनडीए के समर्थक, आप इसको गठबंधन की तरह नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप चश्मा बदल रहे हैं, तो गठबंधन है ना। मैं तो कह रहा हूँ वो फुल फैक्टर देखिए, होना चाहिए तेजस्वी की उनका। लोकप्रियता से कोई इनकार नहीं कर सकता, और यही मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बोलती भी थी कि महागठबंधन में तेजस्वी से बड़ा कौन नेता है। आप लोगों ने देरी क्यों की? आपको जल्द से जल्द अनाउंस करना चाहिए था उनका। तो नवल किशोर को पूछ लेते हैं ना, क्या गलती हो गई क्या? नवल किशोर जी, गलती हो गई क्या कांग्रेस से? अगर पहले से ही अनाउंस कर देते हैं, राहुल गांधी वहां पर दिखाई देते, तो देखिए उसका फायदा भी हो सकता था। 34% कह रहे हैं। अच्छा नवल जी को बोलने। हाँ नवल बोलिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि बिहार में कोई तेजस्वी से बड़ा नेता है क्या, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी है इंकम्बेंट? इस सवाल का जवाब खोजिए, आपको पता चल जाएगा बिहार में कौन है। कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगा महागठबंधन और ये सरकार बनेगी। 25 घंटे और आप कोशिश कर लीजिए। भीड़ के नेता नहीं, कोई कोशिश नहीं कर रहा है फैलाने का, ये करते रहिए। हम लोग नहीं, आप बोल रहे हैं ना, आप कई तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। आप एक तरफ जात पे विश्लेषण कर रहे हैं, एक तरफ विमेन पे कर रहे हैं। क्या विमेन जात से अलग है क्या? आप युवा कर रहे हैं, जात कर रहे हैं, जात और युवा अलग अलग है क्या? किस तरह का विश्लेषण है ये? विश्लेषण किस तरह का है बताना चाहिए आप लोगों को। बिना लेकिन उसमें बात करता मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, महिला एज अ ब्लॉक भी तो वोट कर रही है, और पिछली बार उसी का तो झटका आपको लगा था नवल किशोर जी। नहीं बिल्कुल, क्या बात, तो फिर वही बात कर रहे हैं कि आप बताइए। तो जब महिलाएं ब्लॉक वोट कर रही हैं तो फिर दूसरी बात क्यों कहनी है? फिर कास्ट क्यों कहते हैं? महिला को हटाइए, फिर केवल पुरुषों का जात बताइए। अगर युवा ब्लॉक कर रहा है तो फिर युवा को हटाइए। फिर कोई बात नहीं, आपका गुस्सा सिर आंखों पर, आपका गुस्सा सिर आंखों पर। एक सेकेंड, आपका गुस्सा एक बार क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। अरे आप चिल्ला रहे हैं ना, इसको गुस्सा ही कहा जाता है। आराम से भी बात हो सकती है। नवल किशोर जी, एक सेकंड, आपने अगर आंकड़े देखे होंगे। एक सेकंड नवल जी, दो बातें। एक तो गुस्सा नहीं हो तो इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरा, आप अपनी बात कहिए कि आप असहमत हैं। 36% वाला तो आपको बड़ा अच्छा लगा तेजस्वी जी का, वो वाला आपने लपक लिया, लेकिन बाकी सारे आंकड़े आपको गलत लग रहे हैं। देखिए, अपनी अपनी श्रद्धा रखिए। वोटिंग खत्म हो गई है, अब पोलिंग को इन्फ्लुएंस कोई नहीं करेगा। पोलिंग को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। हो सकता है पोलिंग को ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। चलिए आगे का डेटा दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पोलिंग का इन्फ्लुएंस 36% की बात हो रही है। जल्दी से, हाँ देखिए, दो ही चीज है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, ये वोटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। पोलिंग ऑफिसर्स को प्रभाव में लेने के लिए पोजीशनिंग हो रही है हर पार्टी की ओर से। नहीं, देखिए एक डेटा के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, रोहन जी एक रिएक्शन जल्दी से आपसे, क्योंकि अभी तक जो मामला है वो कांटे का दिख रहा है। जातिवार तरीके से भी जब लोगों से पूछा गया, फिर महिलाओं का भी हमने दिखाया, फिर हमने बतौर सीएम भी देखा है। जवाब दीजिए, टक्कर है? एक छोटी चीज कहूंगा अंजना जी, जब नेशनल मीडिया पे बिहार की महिला का वर्चस्व है, तो बिहार में तो महिलाओं का वर्चस्व होना ही है ना। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे मित्र ने अभी कहा कि महिलाओं को आप साइड में नहीं रख सकते हैं, और ये महिला की आप बात जब सिर्फ 10,000 से जब जोड़ के देखते हैं, अंजना जी मैं 5 महीने से वहां पे हूं, महिलाओं का जो विश्वास है सिर्फ 10,000 रुपए के कारण नहीं है। शिक्षा की बात हो, स्वाभिमान की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हर तरीके से महिलाओं के प्रति एक एम क्लास क्रिएट किया गया है।
एक एम क्लास जो एनडीए ने क्रिएट किया है महागठबंधन के एम के सामने, एक एम को एक वहां पे स्वाभिमान, उनको सुरक्षा देके उनको मुझे एक और एक चीज बीच में लानी है यहाँ पर, और यही जो आपने देखा अंजना यहाँ पर आंकड़े हम कैलकुलेट कर रहे थे कि एनी अदर कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी, कोई भी बीजेपी से चलेगा 14%, सम्राट चौधरी 2%, चिराग बड़ी पासवान खबर एक 5%, तरीके एक चंपारण कहा गया है। चंपारण के आंकड़े सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। चंपारण में 2 जिले हैं, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, और यहां पर सीटें सीधे सीधे 12 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 9 सीटें महागठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार का अगर नंबर देखिएगा तो एनडीए को चंपारण में दोनों जिले मिलाकर 17 सीटें आई थी, बीजेपी को 15, जेडीयू को 2, महागठबंधन को 4 आई थी, आरजेडी की 3, सीपीआई-एमएल की 1। लेकिन इस बार जब आप देखते हैं नंबर्स तो इन 21 सीट जो 2 जिले हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के, वहां पर एनडीए को 12 सीटें, लेकिन महागठबंधन पहले से 5 सीटों का इजाफा कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चंपारण में 5 सीटों का महागठबंधन को फायदा होता हुआ दिख रहा है और 12 सीटें जा रही है एनडीए को। 17 से गिर गए हैं 12 पर, 5 का नुकसान, महागठबंधन का फायदा। 44% वोट एनडीए को और महागठबंधन को 41% वोट पड़ा है। कुल मिलाकर चंपारण जो पहले भी एनडीए का गढ़ पिछले 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था, वहां पर एक बार फिर एनडीए को 44% वोट और उसके साथ साथ नंबर 2 पे महागठबंधन 41% से, और सीट का गैप भी यहां पर साफ नजर आ रहा है। यानी नहीं, ये गढ़ रहा है बीजेपी का। यहाँ पर अगर वो गिर रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में 21 सीटें आई थी, मतलब सारी सीटें जीती थी, माफ कीजिएगा 21 में से 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अगर बीजेपी वहां पर फिसली है, अब कौन है इसका ब्रेकअप आना बाकी है, लेकिन 17 सीटें आई थी, 15 बीजेपी को और 2 12 इंडिया, 9 एमपी। किशोर वहाँ अच्छा करेंगे माना जा रहा था, इसका मतलब प्रशांत किशोर का वोट उधर महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया। 6% वोट है, 6% वोट है, डैमेज किया है, डैमेज किया है लग रहा है। 4% की पार्टी को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? एनडीए को 12 सीटें आती हुई, क्या 4% की पार्टी को इतना भाव क्यों दे रहे हैं हम लोग? नहीं, अरे इसका वोट परसेंटेज ना बताएं। 4% की पार्टी है भाई, तो 10% को भी पिछली बार भाव दिया था। 4% के बाद बहुत सारी पार्टी होगी। चिराग पासवान भी 4% से ज्यादा वोट लेकर, चिराग एक तरफ है ना, चिराग तो एनडीए में है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। चिराग पासवान ने 5% वोट मिला था। अगर वो 10% लेकर आते तो वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा होता। नहीं, पर हम उनके नंबर्स भी हमने पूछे ना, अगर मान लीजिए 4% भी है, वजह से कई सीटें कम मार्जिन से होता है तो वहां तो असर डालेगी। बिल्कुल, अगर उनका वोट विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा हुआ तब तो फिर पिछली बार भी हमने देखा था कि उन्होंने जिताया है। और हो सकता है किसी एक जगह पे उनका एंड ब्लॉक वोट हो, कहीं कम हो। 4% तो ओवरऑल एवरेज कम मार्जिन से जीतने वाली सीटें वो एनडीए के पाले में जाती बाईपोल में भी जब वो लड़े तो कई जगहों पर, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीत गई और कई जगहों पर उनकी जमानत भी जब्त हुई। जहां पर जीती बीजेपी, वहां पर देखा गया कि उनको जो वोट मिले थे वो मतलब साफ दिख रहा था कि उन्होंने आरजेडी के वोट काटे ज्यादा थे। तो कुल मिलाकर ये मामला जो है बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। चंपारण में क्लियर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 6 रीजन हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहला चंपारण का इलाका आ चुका है। अब आप अपना पेन उठा लीजिए घर में और लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जोड़िए 12, एनडीए वाले साइड में डालिए और इधर डाल लीजिए आरजेडी महागठबंधन का 9। तो 12 और 9 अभी 3 का सिर्फ मार्जिन है और एनडीए 12 सीटों पर, पिछली बार 17 सीटों पर थी, 5 सीटों की गिरावट है और वहीं 5 सीटों का फायदा महागठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। अमिताभ तिवारी, क्या आपको लगता है कि चंपारण बचाने में एनडीए को इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई, इसके वजह से 5 सीटें घटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है? लार्जली इस बार क्या ट्रेंड है कि जहां पर महागठबंधन पिछली बार जीता था, यानी साउथ बिहार, शाहबाद और मगध, वहां पर एनडीए को आपको बढ़त मिलते हुए दिखेगी। बिल्कुल। और जहां पर शाहबाद में मुझे भी लगता है कि बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, दरभंगा और कोसी, वहां पर आपको महागठबंधन स्वैप हो रहे हैं, इलाके स्वैप हो रहे हैं। क्योंकि दरभंगा और ये सब इलाके वहां पर बीजेपी बहुत, हालांकि एनडीए बहुत आश्वस्त है, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा। देखिए उत्तर दिशा में नेपाल है चंपारण के और इस तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। ये पूरा इलाका जब हम आपको मैप पर दिखाएंगे, अगर मैप है हमारे पास, तो कुल मिलाकर इस स्थिति में ये जो पूरा इलाका है ये चंपारण का है। ये जूम इन करके अगर चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं। ये वाला जो बिहार का ये वाला इलाका है, ये पूरा चंपारण का इलाका है और यहाँ पर पिछली बार से देखिए 5 सीटें बीजेपी गिरती हुई। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, ये दोनों, ये वाला देखिए, ये जो दोनों डार्क में आपको दिख रहे हैं, ये वाले दोनों जिले, ये यहाँ पर चंपारण का इलाका है और यहाँ पर पिछली बार से 5 सीटें गिरा है एनडीए और 5 सीटें बढ़ा है महागठबंधन। 12 पर एनडीए है और 9 पर महागठबंधन है, तेजस्वी यादव का गठबंधन, क्योंकि उनको कुछ
क्लियर तरीके से सीएम कैंडिडेट बनाया गया है तो उनका नाम लिया जा सकता है। मैं जो सीएम कैंडिडेट के ऊपर हम बात कर रहे थे, एक बड़ी दिलचस्प चीज यहाँ पर नजर आ रही है संगीत रागी की 21% लोग जो एनडीए के समर्थक है वो चाहते हैं कि शायद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने। तो कोई चिराग पासवान को कह रहा है, कोई बीजेपी में से किसी को बनाए कह रहा है, कोई सम्राट चौधरी को कह रहा है। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है। अभी तो चुनाव खत्म हो गया, अभी तो कह सकते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दो चीजें वहां ग्राउंड पर देखा। एक तो कि जेडीयू के अंदर एक बात चल रही थी कि हमको एक सीट ही सही भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जरूर लाना है इस बार। तो एक प्रकार का ये मोबिलाइजेशन वहां था। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि एक सीट हमें अपना टैली भी बहुत अच्छा करना है। बट लास्ट में जाकर के ये एक था कि मतलब ऐसा ना हो कि काडर में जो है वो कहीं ना कहीं एक रिफ्ट आ जाए और इसका ओवरऑल टैली पर जो है वो असर पड़े। तो मोटा मोटी ये अंदर खाने जो है, जो शुरुआत में जो कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा था वो बाद में जाकर के दिखा है। अब यदि आप स्प्लिट करके पूछना चाहेंगे कि कौन किसको चाहेगा, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जो वोटर हैं उसमें 14% लोग ऐसे भी हैं। मेरा सवाल यह था कि एनडीए के भीतर कई लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, ये तो दिख रहा है अब आप ना। अपने जो स्क्रीन है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। एग्जिट पोल के ये जो रुझान है वो क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये टू बी फेयर टू आरजेडी या फिर कोई भी जो विपक्षी पार्टी है, सबको अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है और अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नतीजे 14 नवंबर को ही आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, हम अगले दिन कर रहे हैं, नतीजे से बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा भी जो एग्जिट पोल के खिलाफ चलाया जाता है, क्योंकि अब वोटर ने वोट डाल दिया, अब काउंटिंग होके नंबर्स ही आना बाकी है, तो किसी के खिलाफ ये वो नहीं है। लेकिन हाँ, जो नंबर्स हमारे एग्जिट पोल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो हम जरूर बता रहे हैं। 12 सीटें इधर नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, 21 सीटों का रुझान आ चुका है इन एग्जिट पोल में और 12 पर नीतीश कुमार की पार्टी आती हुई दिख रही है। चंपारण को लेकर पूरे जिले, 2 जिले हैं इसमें, और इधर महागठबंधन 9, 5 सीटों का इजाफा है। पिछली बार के नजरिए से अगर आप देखिए तो 5 सीटों का इजाफा महागठबंधन में दिख रहा है। लेकिन ये जो कुल मिलाकर परिस्थिति है, तो अभी तक की अगर बड़ी बातें अगर हम देखें एग्जिट पोल की जो सामने निकल कर आ रही है, तो 43% वोट शेयर हम देख सकते हैं कि एनडीए के खेमे में जाते हुए, और 2% का गैप एनडीए और महागठबंधन के बीच में। और उसके साथ साथ एक बार फिर महिला वोटर्स 5% के गैप से एनडीए के खेमे में ज्यादा वोट करते हुए, जबकि महागठबंधन को 40% महिला वोटर्स का फायदा। और बेरोजगारों में अगर देखें, युवाओं में अगर हम देखें, तो तेजस्वी यादव का बोलबाला महागठबंधन के खेमे में ज्यादा वोट जाते हुए इसमें साफ नजर आ रहा है। साल 2020 में 21 में से 15 सीटें सिर्फ अकेले बीजेपी जीती थी 21 में। आप सोचिए कि 15 सीटें जीतने वाले बीजेपी के पास इस बार 15 सीटें जीतने के बाद एनडीए मिलकर पहुंच रहा है 12 पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर आगे के जिलों में क्या होता है, आगे के डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है, उस पर सबकी नजर रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि चंपारण से हमने शुरुआत की है। क्षेत्रवार तरीके से अब नंबर्स आ रहे हैं और चंपारण में साफ दिख रहा है। उत्तर दिशा में नेपाल, इधर उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ रहा है। एनडीए ने कुल 21 में से 17 सीटें पिछली बार जीती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे की कर्मभूमि है ये, और ऐसे में बीजेपी के कई नेता वहां से रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर चंपारण में आप सोचिए ना, मतलब 17 आउट ऑफ 21 साहिल, तो उनके लिए बहुत, ये आप उनको बहुत बड़ा एज देता था। 5 सीट यहां पर वो फिसले हैं। नहीं, लेकिन क्या कारण हम मान सकते हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि क्या महिला वोटर्स की बढ़ोतरी, युवा वोटर्स उसको काट रहे हैं। वो जो बढ़ोतरी महिला वोटर्स की वजह से एनडीए को मिल रही है, तो उसके विरोध में यूथ जो महागठबंधन को वोट करे, उसके वजह से वो स्क्वायर ऑफ हो रहा है कहीं। निश्चित रूप से काफी हद तक वो भी स्क्वायर ऑफ हो रहा होगा। लेकिन यहाँ चंपारण में प्रशांत किशोर वाला फैक्टर हमको देखना जरूरी है। अलग आशुतोष कह रहे हैं कि 4% वाले 6% वोट उनका दिखाई दे रहा है चंपारण में। 6% वोट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शशि शेखर जी, वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ सीटें वो जीतेंगे जीतने की लग रही। उनका वोट अगर स्विंग कर गया या उसने काट लिया वही मतलब विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा उसका मूवमेंट की शुरुआत वहीं से करी थी उन्होंने। मूवमेंट की शुरुआत वहीं से करी थी, चंपारण से शुरुआत गांधी जी के उससे की थी। जन स्वराज की शुरुआत एक तरीके से उन्होंने चंपारण से शुरुआत। आप लोग बोलिए। और प्रशांत किशोर का नाम, आशुतोष जी गुस्से में आ रहे हैं धीरे धीरे। उस दिन वो मिस कर रहे थे। कॉफी पर ही नाराजगी निकाल देंगे। इन्होंने तो निष्कर्ष निकाल लिया, नीतीश फेल्ड, घूस वर्कड। देखिए, मैं शुरू से कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2012 में जिस तरीके से पंजाब में मनप्रीत बादल को लेके एक हवा क्रिएट हुई और अंत में मनप्रीत बादल की पार्टी 6% वोट लेकर आई और दोनों जगह चुनाव लड़े, दोनों जगह से वो हार गए।
अगर ये सर्वे अगर ये एग्जिट पोल की हालत ये है कि 4% वोट उनको मिल के आ रहे हैं, इसका मनप्रीत बादल से भी ज्यादा खराब स्थिति है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लेकिन आपको इसी में एक नंबर दिखाना चाहती हूँ मैं, बड़ी स्क्रीन पर ले चलिए। वोटर मार्जिन जो है ना बहुत बड़ी चीज रहता है बिहार में। पिछली बार अगर 12,786 में, ये देखिए पिछली बार के नतीजे, एक सेकंड आशुतोष जी, बात जब शुरू करते हैं तो अंत तक देखिए। आपको पता है 500 से कम मार्जिन में जो रही थी। बड़ी खबर सीमांचल के इलाके का नंबर आ गया, आपको बता दें। एनडीए को 8 सीटें, सीमांचल के क्षेत्र में महागठबंधन को बढ़त, सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए को 8 सीटें। एक्सिस पाई इंडिया का एग्जिट पोल यहां पर प्रेडिक्ट कर रहा है, और 15 सीटें महागठबंधन को। एक बार महागठबंधन को सीमांचल में यहीं से कबाड़ा हुआ था महागठबंधन का। हाँ, ओवैसी का फैक्टर था, लेकिन इस बार 5 सीटें बोले गए थे, लेकिन इस बार ओवैसी और कुशवाहा अलग अलग चुनाव लड़े, साथ में नहीं थे। पप्पू यादव भी उनके साथ में नहीं थे। उसका असर अमिताभ पिछली बार सिर्फ बीजेपी सीमांचल के इलाकों में, अगर मैं सही हूं तो 8 सीटें जीती थी, क्योंकि उनको काउंटर कंसोलिडेट, एनडीए 12 पे जीती थी। काउंटर कंसोलिडेशन का हमेशा फायदा होता है, और ये सीमांचल में प्रशांत किशोर को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3% वोट के साथ ही 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन वोट परसेंटेज का जो फासला है वो 3% है। 37% वोट अगर एनडीए को गया है तो 40% महागठबंधन को। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एनडीए 4 सीट नीचे गिरकर 8 पर आई है, और यहाँ पर महागठबंधन ऊपर चढ़ते हुए 15 सीटों पर पहुंच गया है। यहाँ पर इन पहले दोनों ही शुरुआती क्षेत्रों में ये बहुत बड़ी कोसी की भी खबर यहाँ पर आ रही है हमारे पास में। कोसी क्षेत्र से भी यहाँ उसका आंकड़े भी हम आपको बताते हैं। कोसी में 43% एनडीए को वोट जाते हुए, महागठबंधन को 42%, 1% का फैसला, जनसुराज को 4%, महागठबंधन को 15 सीटें कोसी क्षेत्र से, जबकि एनडीए को 16 सीटें कोसी क्षेत्र से। यहां भी अगर हम देखें तो महागठबंधन को पिछली बार बढ़त मिली थी कोसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार 1 सीट से यहां पर एनडीए गठबंधन आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। पहली बार एक क्षेत्र आया है, पहले सीट में 5 का मार्जिन था, दूसरे में भी आपने देखा एनडीए अभी नीचे, अभी कुछ ही देर में ये नंबर्स ऐड होकर आ जाएंगे दोनों तरफ। लेकिन ये हमारे साथ प्रदीप गुप्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सीमांचल के नतीजे साफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए वहां 4 सीट गिरा है, चंपारण में भी 5 नीचे हुआ है, और जब कोसी का इलाका आता है तो वहां पर 1 सीट का फायदा हुआ है। वोट परसेंटेज में तो एनडीए को क्लियर मार्जिन है प्रदीप गुप्ता जी, और आपके मतलब हर वर्ग का अलग अलग करने पर भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। क्या इशारा है आगे के क्षेत्रों के बारे में? मामला किधर है? वोट परसेंटेज में खाली ज्यादा है या सीट किधर जा रहा है? अब सीट भी तो आपके सामने बताया जा रहा है, एक के बाद एक। चंपारण और सीमांचल, कोसी, तीनों का आपने बता दिया है। ये उसी सिलसिलेवार तरीके से दिए जा रहे हैं जिस हिसाब से उनकी सीटों की संख्या है। तो यहाँ 21, 24 और 31 क्रमशः चंपारण, सीमांचल एंड कोसी की है। अभी असली जो बड़े रीजन है, भोजपुर, मिथिला और पाटलिपुत्र, मगध, ये सब आने बाकी है, जहां पे की बड़ा साइजेबल चंक बाकी है। तो मैं कहूंगा कि उसका इंतजार करें और फिर किसी चर्चा को करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, 2% का फासला आपने दिया हुआ है। पिछली बार यह आंकड़ा काफी कम था वोट प्रतिशत में, अगर हम देखें तो 2% सीट के लिए काफी बड़ा होता है। यानी एक तरीके से आपने रुझान साफ तरीके से दे दिया आपके प्रेडिक्शन में। नहीं, एनडीए आगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सामने नजर आ रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सीमांचल में बहुत बड़ा फासला है। एक बार प्रदीप जी को दिखाइए, प्रदीप जी को। प्रदीप जी, सीमांचल में एनडीए मतलब बीजेपी अपने दम पर 8 जीती थी और जेडीयू जीता था 4। अब ये दोनों अब मिलकर हो गए थे 12, और सीमांचल में जो काउंटर कंसोलिडेशन होता है हिंदू वोट का, उसमें उनको काफी सीटें मिल जाती थी। इस बार वो 4 वहां पर फिसले हैं, और महागठबंधन ने, ऐसा लगता है कि मतलब एआईएमआईएम का सफाया ही कर दिया है क्या वहां पर? पिछली बार 5 सीटें आई थी और महागठबंधन की 7 आई थी। इस बार महागठबंधन 15 है, 15, डबल से भी 1 सीट ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पिछले बार वोट स्प्लिट हुए थे, खासकर ओवैसी की पार्टी एआईएम के, सीमांचल की बात करें तो, जो उन्होंने खड़ी तो केवल 20 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जीते तो 1 थे, लेकिन अच्छे खासी इन सीटों के ऊपर डेंट किया था, और डेंट के चलते बहुत जगहों पे
बीजेपी और उसके जेडीयू ने बढ़त हासिल की थी, जो कि इस बार नहीं हो रहा है। मुसलमान, खासकर सीमांचल की बात करें तो मुसलमान 50% से अधिक है। एक मुश्त मतलब आप सोचिए कि इन तमाम इलाकों में एक मुश्त वोट गया है। आपका ये परसेंटेज भी दिखा रहा था, आपने दिखाया कि हाँ, मतलब काफी 79% आपने क्लेम किया है कि महागठबंधन के खेमे में आपका प्रेडिक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बड़ा झटका ओवैसी के लिए लगने वाला है क्या? ओवैसी सफाया, ओवैसी जी का तो इस बार लग रहा है कि एक सीट आ जाए वो आमर वाली, तो शायद भोजपुर के आंकड़े आ चुके हैं। अख्तरुल इमान वाली सीट उनका जो एक मिनट अंजना, बड़ी खबर, भोजपुर के इलाके की सीटें भी प्रेडिक्शन यहाँ पर एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। एनडीए को 27 सीटें यहाँ पर प्रेडिक्ट की गई है और महागठबंधन को 21 सीटों का प्रेडिक्शन, 6 सीट का फायदा हुआ है। 6 सीट का फायदा एनडीए के पक्ष में, और एनडीए को 42% वोटिंग और महागठबंधन को 40%, जबकि जनसुराज को 5% का वोटिंग। अदर्स के खेमे में भी यहाँ पर एक सीट जारी है भोजपुर के इसमें। ये अदर्स कौन है प्रदीप गुप्ता जी? एक अदर्स के खेमे में भी आपने एक सीट डाली है, क्या जनसुराज पार्टी का खाता यहाँ से खुलेगा? जीरो है। नहीं, जनसुराज पार्टी, जनसुराज का जीरो है। अदर्स में ये एक बीएसपी के कैंडिडेट भी यहाँ से आते हैं, शायद ये उनकी होनी चाहिए। 13% अदर्स को आपने इसमें दिया हुआ है। बीएसपी की एक सीट है यहाँ पर। पिछली बार भी बीएसपी का एक कैंडिडेट यहाँ से जीता था। लेकिन वापस जाते हैं और अपने टेलीविजन स्क्रीन को देखते रहिए, क्योंकि 36 सीटें अगर एनडीए की तरफ है तो 39 सीटें हैं महागठबंधन की तरफ पर। टैली में मामला बिल्कुल 39% महागठबंधन अभी आगे है सीट के नंबर्स में हम देखें। लेकिन जब हम सीमांचल की बात करते हैं, अख्तरुल इमान की अमौर सीट आप कह रहे हैं कि हो सकता है एमआईएम निकाल ले, वही एक बचे थे। एनडीए को 121 से 141 सीट का प्रेडिक्शन, 121 से 141 सीट का प्रेडिक्शन। बिहार के भीतर एनडीए की सरकार बनने का प्रेडिक्शन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल इस वक्त कर रहा है। 121 से 141 सीटें उनको मिल सकती है, यह उनका प्रेडिक्शन है। महागठबंधन के खेमे में पिछली बार की तरह ही करीब करीब सीटें आ सकती है। 98 से लेकर 118 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है। और पता है किस इलाके में वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है एनडीए? वो है मिथिलांचल की 58 सीटें। सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में है मिथिलांचल का इलाका, वहां पर 32 सीटें आ रही हैं एनडीए की। और इस 32 सीटों के दम पर महागठबंधन 25 पर रह जाता है। और इसी के साथ साथ ये आंकड़ा एक तरफा होकर 120, वहां पर अगर आप देखें 243 सीटें हैं, 122 सीटें आपको चाहिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और क्लियर मेजॉरिटी 121 से लेकर 141। गदगद बहुत होंगे आज बीजेपी वाले, एनडीए वाले। मैं आपके सर्वे पर ही कमेंट कर रहा हूँ। मैं अभी चुनाव पर नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, लेकिन ये जो सर्वे है आपका काफी रियलिस्टिक 2-3 वजहों से लगता है। पहली बात ये कि वोटिंग का टर्नआउट जो था उसमें महिलाओं वाली जो स्थिति थी उससे लगता था कि एनडीए बढ़त बना सकती है। दूसरी बात, महागठबंधन को भी अगर मैं 100 से ऊपर सीटें वो लाते हैं तो वो कहीं बहुत पीछे नहीं थे। तेजस्वी ने जो मेहनत की है उसका असर उन्हें, उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। और तीसरी बात, परसों तक का इंतजार कर लेते। अभी पाटलिपुत्र मगध का इंतजार करना है, लेकिन मिथिलांचल का पूरा इलाका जिसमें एक सेकंड मिथिलांचल स्वैप हो गया। नहीं, मिथिलांचल में पिछली बार भी अगर आप देखें तो एनडीए ने 38 किया था। नहीं, उनका गढ़ है। 38 सीटें पिछली बार भी आई थी, लेकिन अपर कास्ट डोमिनेटेड है। शिवहर है, सीतामढ़ी, कुछ इलाके तो ऐसे हैं, अलीनगर जैसी सीट जहां से मैथिली ठाकुर को, कई ब्राह्मण बहुल इलाके हैं, 22% ब्राह्मण भी ऐसी सीटें हैं। देखिए एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिथिलांचल में 7 जिले हैं, कुल 58 सीटें हैं। शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, ये पूरा इलाका जहां पर बीजेपी बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। और पिछली बार से हालांकि नुकसान ही हो रहा है, 32 सीटें आती हुई दिख रही है। पिछली बार अकेले बीजेपी 21 लाई थी और 38 सीटें वहां पर। और एक इंटरेस्टिंग बात कि इसी इलाके से वीआईपी की 4 सीटें मिथिलांचल से आई हुई थी। और इस बार वीआईपी ने पाला बदलने के बावजूद भी अगर यहां पर एनडीए ठीक कर रहा है तो इसका मतलब ये कि वो जो हम पहले कह रहे थे ना मल्ला वोट, उसमें ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। ये प्रेडिक्शन हम कह सकते हैं। अभी ये नहीं कह सकते क्योंकि महागठबंधन में ही वो सीटें दिखेंगी। महागठबंधन अगर 20 सीटों से 25 पर पहुंची है तो शायद हो सकता है कि वो एक बार चलते हैं ना, वही बताएंगे हमें। प्रदीप जी डिकोड कीजिए जल्दी से हमारे लिए। ये 20 से 25 पर वो पहुंचे मुकेश सहनी, मतलब क्या मल्ला वोट जुड़ पाया? क्योंकि आप ही के सर्वे में यह भी दिखाई दिया था कि मल्ला का वोट दोनों को करीब करीब एक जैसा पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मल्ला का वोट जो है 46% एनडीए को और
महागठबंधन को 40% का वोट पड़ा हुआ है। इसको तो उस क्या लिहाज मुकेश से सहनी ठीक करेंगे या मुकेश सहनी का भी मामला गड़बड़ है? मतलब ये बेसिकली जानना है, क्योंकि इस बार उनको डेप्यूटी सीएम कैंडिडेट बनाया गया है। हाँ, तो मुकेश सहनी को जो उन्होंने सीटें ही कम लड़ी है इस बार, बड़ी डिप्टी सीएम बने और खुद भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से मुकेश सहनी की जो सीटें, वो भी मैं बता देता हूँ कि कितनी आने की उम्मीद है। 3 से 5 सीटें आने की उम्मीद है। पिछली बार भी पाटलिपुत्र मगध के भी आंकड़े आ गए। प्रदीप गुप्ता जी, आपके आंकड़े एक बार फिर आपको बता देते हैं हम। आपके पाटलिपुत्र और मगध की 60 सीटों के आंकड़े भी अभी एग्जिट पोल के यहां पर नजर आ रहे हैं। एनडीए को 35 सीटें का प्रेडिक्शन और महागठबंधन को 25 सीटों का प्रेडिक्शन यहां पर किया गया है। एनडीए पिछली बार से 7 सीटें यहां पर एनडीए बढ़ रहा है। आप सोचिए 28 सीटें पिछली बार आई थी और ये और वोट प्रतिशत में भी 3% का डिफरेंस है। 44% एनडीए को और 41% महागठबंधन। अभी सीट पर रहते हैं ताकि हमारे दर्शकों को क्लैरिटी रहे। महागठबंधन 25, 35 एनडीए, और ये जो है आप सोचिए कि 12 जिले कुल हैं और सबसे बड़ा इलाका मिथिलांचल के बाद यही है। 60 सीटें आती हैं मगध और पाटलिपुत्र के इलाके की, और जब आप इन 12 जिलों को काउंट करते हैं, जिनमें बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, तमाम सीटें पिछली बार 28 आई थी। कहां पहुंच गया एनडीए? 35 पर पहुंच गया है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। ऐसे बात नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट है और दूसरी प्रेडिक्शन है। और दूसरी तरफ महागठबंधन जो 31 पे था वो फिसलकर 25 पर आया है। 6 सीट का लॉस हो रहा है। 22 सीटें पिछली बार आरजेडी ने जीती। प्रदीप जी, डिसाइसिव यही है। यहाँ पे जो बड़ा जो एलजेपी ने जो डेंट किया था, जेडीयू अच्छी खासी संख्या में लड़ता है, ये उसका साफ साफ असर आ रहा है। टोटल जेडीयू ने जो है 6% वोट लिए थे, लेकिन जेडीयू को एलजेपी ने 6% वोट लिए थे, लेकिन जेडीयू को डेंट 33 सीटों पे पड़ा था। 33। अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज चलते हुए, आपने चूंकि एलजेपी का नाम लिया, 29 सीटें उनको मिली थी इस बार लड़ने के लिए। कई सारी चर्चाएं थी कि सीट बंटवारे को लेकर उनका, क्यों जाना उसमें? आप ये बताइए कितनी सीटें आ सकती हैं एलजेपी को? आपके पास 16, एलजेपी को 11 से 16। 11 से 16, ठीक है, बड़ा प्रेडिक्शन है। नहीं ठीक है, मतलब लगभग आधी फीसदी नहीं, लेकिन 2005 के बाद पहली बार एलजेपी इतनी सीटें जीत रहा होगा। 29 सीटें तब पिछली बार 0 सीटें आई थी, लेकिन ये भी है कि पहली बार वो इस गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ विधानसभा चुनाव कभी भी चिराग पासवान ने नहीं लड़ा है। अब आते हैं प्रदीप जी असल सवाल पर। बीजेपी और जेडीयू का ब्रेकअप है क्या आपके पास? बीजेपी वो भी प्रेडिक्ट कर दीजिएगा, बताइए जल्दी से। जल्दी पहले बीजेपी का 50 से 56 और जेडीयू का 50%। 50 से 56 बीजेपी और 56 से 62। ये कई लोगों का मानना था, मैं भी ये कह रही थी कि ऐसा मुमकिन है कि जेडीयू बेहतर परफॉर्मेंस करे पिछली बार से और बीजेपी से भी बेहतर, और आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है, माफ कीजिए जेडीयू बीजेपी से? ठीक है, जरा एमजीपी सुन लेते हैं ना क्या है। महागठबंधन का भी आप बता दीजिएगा, आपके पास ब्रेकअप होगा तो। आरजेडी 67 to 76, फिर से बोलता हूँ 67 से 76 सीटें आरजेडी। कांग्रेस 17 से 21 सीटें, 17 से 21। ठीक है, और बीजेपी का भी एक बार बता दीजिए। वीआईपी 3 से 5 और सारे सीपीएम को ले ले, सीपीएम माले से लेके सारे तो 10 से 14 सीटें। आईआईपी की 0 से 1 सीट गुप्ता जी की, आईआईपी 0। और ये बीजेपी जेडीयू एनडीए का भी ब्रेकअप एक बार बता दीजिए फिर से। एनडीए का 50 से 56 बीजेपी, 56 से 62 जेडीयू, एलजेपी 11 से 16, हम 2 से 3, आरएलएम 2 से 4, 2 से 3, और ये कुशवाहा 2 से 4। तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन सकती है आज की स्थिति में। जो प्रेडिक्शन यहां पर एक्सिस बैंक इंडिया के एग्जिट पोल में किया गया है, 67 से लेकर 76 सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीत सकता है। और उसके साथ साथ ये भी प्रेडिक्शन है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो सकती है। 50 से 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड को बढ़त मिल सकती है। 56 से 62 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड सीटें जीत सकता है। और उसके साथ साथ कांग्रेस भी 17 से 21 सीटें, जो कांग्रेस का भी प्रदर्शन ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी अगर आरजेडी बन सकती है तो दूसरे नंबर पर जेडीयू हो सकती है। देखिए पिछली बार के चुनाव में भी आपने देखा कि तीसरे नंबर पर जेडीयू थी, जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, लेकिन अभी जो प्रेडिक्शंस है उसकी तरफ से साफ इशारा दिख रहा है
वही आरजेडी का सीटें आरजेडी आपको का बता सीट देते है हैं। 67 से लेकर 76 तक सीटें, 67 to 76 सीट्स राष्ट्रीय जनता दल की, वीआईपी की सीट्स 3 से 5, सीपीआई, एमएल, सीपीआई यानी पूरे लेफ्ट फ्रंट को लेकर 10 से 14 सीटें, और आरजेडी की 67 से 76, कांग्रेस को 17 से 21 सीटें कांग्रेस के खेमे में, यानी महागठबंधन 98 से लेकर 118 तक इतनी सीटें महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। वही एनडीए का अगर आप देखें तो एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी को 50 से 56 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यानी पिछली बार के मुकाबले बीजेपी की सीटें घट रही है। जनता दल यूनाइटेड को 56 से 62 सीटें मिल सकती है। जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। कुशवाहा की पार्टी को 2 से 4, उसके बाद हम को यानी मांझी जी की पार्टी को 2 से 3 सीटें उन्हें मिल सकती है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 11 से 16 सीटें एलजेपी को मिल सकती है। और इसी के बिना पर 121 से लेकर 152 तक का प्रेडिक्शन एनडीए के खाते में यहां पर किया गया है। 142, 121 से लेकर 142 तक का प्रेडिक्शन यहां पर किया गया, यानी एनडीए की सरकार बन सकती है। यह प्रेडिक्शन आज की स्थिति में हम देख सकते हैं कि प्रदीप गुप्ता की तरफ से किया गया है। साफ मतलब यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम। प्रदीप जी एक सवाल मेरा भी है, शशि शेखर जी का भी है। हाँ। बोल लीजिए पहले मेरा सवाल एक बार। ठीक है, एक मेरा सवाल पहले। बीजेपी की करेक्शन आपके 142 आपने 121 से 141 है, थोड़ा मैं समझ सकता हूँ, महाराष्ट्र से साहिल आते हैं तो थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर हो जाता है। 121 से 141 सीटें, लेकिन जब आप आरजेडी की सीट बता रहे हैं और उसकी बता रहे हैं तो सबको जनता को ये भी जानना जरूरी है कि आरजेडी ने 143 सीटों पे चुनाव लड़ा है, सबसे ज्यादा सीटें, जो 101 जेडीयू और बीजेपी ने 101 सीटों पे चुनाव लड़ा है, जो कि पिछले बार चूंकि एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ा था, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी और जेडीयू की, तो 115 और 110 क्रमशः थी, तो नेचुरली है कि उनकी सीटें चुनाव ही कम। हाँ, एक सवाल है, ठीक है प्रदीप जी, एक सवाल आपसे है। बिहार कास्ट सर्वे के जो डेटा था उससे मैं जरा कंपेयर कर रही हूँ, आपने जो कास्ट का डिवीजन किया है, क्योंकि बिहार कास्ट सर्वे 2023 कहता है कि बिहार में कुल 19.65 लगभग 20% दलित है, आपने 15% दिखाया है, ठीक है। सवर्ण वो कहते हैं, हाँ बोलिए, पूरा बता दे रही हूँ। क्या होता है, जो ईबीसी की जो पूरा का पूरा गणना है उसमें 100 से अधिक जातियों का समावेश है, उसमें कुछ जातियां दलित की भी हैं। यदि सीधी बात करें तो पासवान जो है बिहार में 5%, हमारे आकलन के अनुसार 5% करीब रविदास, जो कि हम यूपी में उनको जाटव कहते हैं, और 5 से 6% अदर देन जाटव, नॉन पासवान जो दलित हैं वो करीब 6 से 6% के आसपास हैं। तो बाकी जो बचे महादलित और उनकी जो गणना है वो उनके अनुसार वो उसमें की गई है। अच्छा ठीक है जस्टिफाइड, क्योंकि एक और जो सवर्ण वाला है, सवर्ण में भी देखिए 15.52% है जो ये कास्ट सर्वे उसके मुताबिक, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। अब ऐसे में आपने 18% दिखाया है, उसको आप कैसे बताएंगे? हाँ, जो आपने बड़ा अच्छा बताया कि जो जातिगत गणना जो की गई है पिछले दिनों कास्ट सर्वे, उसमें मुस्लिम का अलग से ऐसा जिक्र नहीं है। इसके चलते आप पाते हैं कि वहां भी दलित होते हैं और वहां भी अपर कास्ट होते हैं, तो इसके लिए उसको इस हिसाब से लिहाज से डिकोड हमने फर्दर कर दिया है, उसको सीधा जो लोगों को समझ में आए। उनके एक और सवाल लास्ट सवाल, क्योंकि नंबर्स पर सवाल है। ये देखिए, ये जो आपने 79 मतलब आप बता रहे कि 79% मुस्लिम्स ने महागठबंधन को वोट किया, और ये हम लोगों को भी जमीन पे दिख रहा था। एक मुश्त ये बात हो रही थी कि MY जो है मुस्लिम और यादव इस बार आकर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए सामने आएंगे। ऐसे में जब हम ये देखते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में महागठबंधन को सीमांचल में जबरदस्त इजाफा इस बार हुआ है, भाई सफाया हो गया ना ओवैसी का, क्या सीमांचल एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है महागठबंधन के वोट परसेंटेज को बढ़ाने में? अंजना जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कहा सीमांचल में, लेकिन सीटें ही 24 होती हैं, तो उसको पूरे प्रदेश के साथ देखना तो 10% हो गया इन दैट सेंस।
तो आप तो उस लिहाज से ना देखिए, बिहार में एक चीज जो यूपी से उलट है एमवाई के संदर्भ में, वो एक सबसे बड़ी मैं बात इसलिए भी है। पूछ रही थी कि प्रदीप जी, सीमांचल में ही वोटिंग भी सबसे ज्यादा हुई है ना। अब आप सोचिए कि किशनगंज में 76% पार। वोटिंग तो ज्यादा होगी ना, वोटिंग नेचुरली ज्यादा होगी, कोई सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप हमेशा बंगाल में देखते हैं, क्योंकि 30% मुसलमान में वोटिंग हमेशा 75% के ऊपर होती है, नेचुरल है। बड़ी प्रदीप गुप्ता जी, और एक सवाल मेरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सवाल इससे पहले भी पूछा गया था कि आपके आंकड़े दिखाते हैं महिलाओं का वोट और युवाओं का वोट, ये जात के निरपेक्ष वोट हुआ है, जाति के बारे में सोचे बिना एक मुश्त इस तरीके से वोट किया गया है कि हमें इस मुद्दे पर वोट देना है। क्या इस तरीके की चीज इससे हम निकाल सकते हैं? क्योंकि महिला भी आपने दिखाई हुई है और जात भी आपने दिखाया हुआ है उसमें। नहीं, नेचुरली वो तो महिला किसी जात को ही बिलोंग करती हैं, तो उसमें ऐसा आपके आंसर में दे देता हूँ। जहां तक MY का सवाल है, उनकी करीब करीब सारी की सारी महिलाओं ने महागठबंधन के फेवर में ही वोट किया हुआ है, उसमें बाइफरकेशन नहीं। यादव मुस्लिम में महिलाओं का वोट अलग बिल्कुल नहीं पड़ा है। अलग कहाँ पड़ा है महिलाओं का वोट बड़ी संख्या में, वो है EBC, जो कि नीतीश की अच्छी खासी डेमोग्राफी है, 17%। EBC में आप देखिए 61%, यानी कि बड़ा अंतर आ रहा है। जो दूसरे समाज है, आप ये देखिए कि ब्राह्मण में 64 और बनिया में 64, 58 कुर्मी, क्योरी कुशवाज में कुर्मी जो नीतीश कुमार की जाति 68%, उसके सामने 61% जो है, और दूसरा 23% ही केवल वहां मिल पाया है। तो जो महिलाओं का जो सबसे बड़ा असर हुआ है वो EBC इन करीब 15% वोटों के अंदर। ठीक है, अब शशि जी का एक सवाल है, फिर चलेंगे। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, और गौरव भाटिया और अनुप्रिया जुड़ चुकी हैं, और प्रियंका भारती। प्रदीप जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि बीजेपी आपके अनुसार तीसरे नंबर की पार्टी होने जा रही है, तो इसकी वजह क्या है? तो बीजेपी बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में इलेक्शन लड़ रही थी। नहीं, वजह देखिए, अब आप उसको वैसे नहीं कह सकते हैं तीसरे नंबर की। पहले तो जब 140 पे आरजेडी करीब 143 सीटों पे जब आरजेडी चुनाव लड़ रही है, तो वो तो उसी हिसाब से उसको नहीं। लेकिन प्रदीप गुप्ता जी, मैं संख्या के आधार पर चलिए जेडीयू से पीछे क्यों आप बता रहे हो? नहीं, और दूसरा उस पे एडिशनल सवाल ये भी होगा कि आमतौर पर देखा गया कि बीजेपी जब गठबंधन में चुनाव लड़ती है तब उनका स्ट्राइक रेट गठबंधन पार्टनर से बेहतर होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ये फर्क कहां से आ गया? ये फर्क सवाल है। उसी पे आ रहा हूँ। उसका फर्क जो है, देखेंगे यदि आप उनका हाईएस्ट और इनका लोएस्ट, तो 56 भी है, तो हो सकता है फिर भी उसके बाद भी बीजेपी की 1-2 सीटें कम हो जाए, 1-2-4 सीट कम होना, आप उसको उस नजरिए से नहीं देख सकते। आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है, आशुतोष जी को एक सूर्य की किरण दिखी है। अगर वो 118 भी हो सकता है, मतलब 118-121 जो तर्क उन्होंने दिया, कह रहे हैं कि 2 सीट घट जाएगा मार्जिन मेजोरिटी से, सरकार बनने से। कि बीजेपी का 56 और जेडीयू का 56 हो सकता है, तो 118-121 भी हो सकता है। 112 हो गया फिर तो। 112 नहीं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये टोटल टैली की बात है। टोटल टैली में कह रहे हैं कि लोअर मार्जिन वाला। देखिए, अभी तक सबको खुश रहने, 14 तक सबको खुश रहने की पूरी इजाजत है। ये हम मीडिया निकाल के कर रहे हैं। 131 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। संगीत रागी जी के चेहरे पे एक अजीब सा मतलब एक शांति है, सुकून है, बिना मतलब का। अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है 131 में। रुकिए, आ रहे हैं 108, अरे 131 पर्सनल है, आप दीवाने हुए जा रहे हैं। लेकिन देखिए 108 उधर भी है, और जो लोअर मार्जिन की वो बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सबसे बड़ा फैक्टर? क्योंकि देखिए, ये आपको भी देखना होगा, ये देखिए, ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। 20 साल शासन में रहने के बाद, मतलब नवीन पटनायक की चर्चा होती थी, अब ये नीतीश कुमार की होगी। और नीतीश कुमार अगर फिर से सरकार बनाते हैं और जेडीयू अच्छा करता है, ज्योति बसु के बाद, तो फिर ये पूरा मतलब 11वीं बार शपथ लेंगे। ये अपने दर्शकों को याद दिला दे, मुझे याद आया 11वीं बार, 11th टाइम। इतनी बार पलटे ना बीच बीच में, तो बीच बीच में भी शपथ लेना पड़ता था 20 साल में। लेकिन ये सब धुल जाता है। मैं कई बार, मुझे जेडीयू के प्रवक्ता नाराज भी होते हैं जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन यही कि पलटते हैं, पता नहीं पलटेंगे। सुनिए, नहीं, लेकिन आप ही का दिया हुआ शब्द था। नहीं, मैंने जबरदस्ती शशि जी पलटते हैं, मतलब पलट वाला चलता है ना। दोनों पार्टियां, प्रदीप गुप्ता कुछ कह रहे हैं। दोनों पार्टियां भी तो बार बार बोलती है ना पलट, नहीं, वो बोलती है पलट।
तो क्या करेंगे नीतीश बाबू? प्रदीप गुप्ता कुछ कहना चाह रहे बट वन बिग क्वेश्चन, एक बार आ रही हूँ आपके पास। ये मुझे कई लोग मिले प्रदीप जी, जिन्होंने ये मुझे कहा कि अब उनको अच्छा विदाई देंगे, मतलब उनका ये मानना था कि उनकी प्यार से तबीयत विदाई हाँ प्यार से वो जल्दी से। उसके बाद गौरव भाटिया के पास मैं बस एक सेंटेंस में उसको समराइज कर देता हूँ। वो नीतीश कुमार जी के संदर्भ में लोग और महिलाएं और सारे ये कहते हैं यार वो जैसे भी हैं हमारे लिए तो बहुत अच्छे। बिल्कुल, मुझे कई लोग मिले क्योंकि मैंने कल्पना नहीं की थी। एक सवाल है, उसके बाद गौरव जी को प्रदीप जी, ये जो नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया, क्या इसका भी नुकसान उसको हुआ है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक? मेरे हिसाब से टोटल देखेंगे, हर चीज का नफा नुकसान होता है, घोषित करने का भी और ना करने का। यदि मेरा पोल आप देखेंगे, चीफ मिनिस्टर की हमने चाहत पूछी तो लोगों ने 22% नीतीश कुमार को कहा, 5 चिराग पासवान, 2 सम्राट चौधरी और एनी कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 14%। यानी जो नीतीश एनडीए को जो 43% वोट मिल रहे हैं उसमें 22/21। तो एक बड़ा वर्ग एनडीए का मतदाता जो था वो अभी भी चाहता है कि बीजेपी का तो मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने साल का ठीक है जी, बिल्कुल प्रदीप जी। एंड गोइंग बैक टू जो मैं कह रही थी, कई बार उनके बारे में इस तरह की बातें जब मैंने की, लेकिन इस बार जब मैं चुनाव में गई तो मुझे इस बात का यकीन हुआ कि जो रूरल एरियाज हैं, जो गांव हैं, पिछड़े इलाके हैं, ईबीसी महिलाओं की आपने चर्चा की, वो नीतीश का नाम बहुत रेवरेंस से लेती हैं। मतलब एक बड़े नेता वो हैं और बरकरार है। अगर आप लोगों की नजर में देखिएगा, उनको मतलब नहीं है कि उनकी तबियत को लेकर कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। नीतीश जी हमारे हैं, नीतीश जी है ना, परिवर्तन को लेकर आए हैं, वो इस पे कहीं कोई दो राय नहीं है। कहा ना आपको एक सेंटेंस में, जैसे भी है जो भी है हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये मैं गौरव जी यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल के आंकड़े 121, 141। अब इसमें आशुतोष जी खुशी की लहर देख रहे हैं, क्योंकि उनको 121 में लग रहा है कि हो सकता है कि खुशी की लहर नहीं देख रहा हूं मैडम। आपने बोला ना कि मैडम, मैं कोई खुशी की लहर नहीं देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जबरदस्त लड़ाई है, और इस लड़ाई में अभी भी जो 43-41% का है, अगर उसमें एरर मार्जिन अगर आप लेके चलेंगे तो दिस कैन गो आइदर वे। ठीक है, गौरव जी इसी पर रिस्पॉन्ड प्रदीप गुप्ता जी, फेयर क्वेश्चन। कितना एरर मार्जिन कितना है? 5% का है ना आपका? 2% का एरर मार्जिन है, सिर्फ 2% का एरर मार्जिन। 2% मैं बता देता हूँ। तो एक डेटा पॉइंट मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुन लीजिए। ये इसकी 118 और 121 की संभावनाएं को भी मैं उसी में डिकोड करने की कोशिश करता हूं। देखिए, बिहार में 3 डेमोग्राफी प्ले पे थी। एक जाति तो रहती है, वो 90%। दूसरी जाति होती है महिलाएं, जो कि 50% के आसपास प्रतिनिधित्व करती है, तो बड़ी डेमोग्राफी 50 है। तीसरी जो युवा, अब जो युवा की जो बात करें और बिहार की बात करें तो 18 साल की उम्र से लेके 39 साल की उम्र के मतदाताओं का समावेश 50% है। एग्जैक्ट 50%, 50 इधर 50 उधर। ये ईसीआई के आंकड़े की बात बता रहा हूं मैं। तो जो ठीक है गौरव जी, ठीक है, गौरव जी से इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। और गौरव जी, ये नंबर्स जो प्रदीप जी बता रहे हैं, इसमें 50 से 56 बीजेपी और 56 से 62 जेडीयू की परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए अंजना जी, साहिल जी, मैं पूरा आप लोगों के सारे वक्तव्य सुन रहा था और मुझे कहने का मन हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब 14 तारीख को परिणाम आएंगे, हम जहां से देखते हैं वहां से जीत एनडीए की हो रही है, और जहां से आप देख रहे हैं वहां से आप बता रहे हैं कि भाजपा आगे है या जेडीयू आगे है। लेकिन काबिले तारीफ क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने लटकते हुए चेहरे देखे आपके स्टूडियो में, और फटे हुए टायर में कैसे हवा भरी जाती है वो भी देखा। कैसे आपने खुशी दी उस चेहरे पर जहां पे उदासी थी। 17 एग्जिट पोल आए हैं और आपके एग्जिट पोल का भी मैं सम्मान करता हूं, और 17 एग्जिट पोल आए हैं। सभी 17 के 17 ने एक बात कही, और वो बात है मोदी जी का मैजिक इंटैक्ट है, राहुल गांधी केवल सब्ट्रैक्ट है। जहां राहुल गांधी जुड़ जाते हैं वहां सब्ट्रैक्शन हो जाता है। भूल गए आप, जहां बिहार का चुनाव है, जाते हैं वहां अट्रैक्शन हो जाता है। मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। जल्दी
दूसरी बात, क्योंकि आपने बात करी नीतीश कुमार जी की, तो बहुत प्रयास हुआ कि लड़ाई लड़ाएं, बहुत प्रयास हुआ कि किसी तरह से आपस में रंजिश रहे, लेकिन हमने स्पष्ट किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री पद के लिए वही मजबूत व्यक्ति हैं। और देखिए, जब रुझान आ रहे हैं, और मैं इंतजार करना चाहूंगा, विनम्रता से दिशा को तो स्वीकार करता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, जैसा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा, 2/3 सीटें हमारी आएंगी, बम्पर जीत हमारी होगी। अब वजह क्या है? वजह यह है, डबल इंजन की सरकार विकास की बात करती है और ये विनाश की बात करते हैं। बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया, अगर ये रुझान सही है, हमें जंगल राज नहीं चाहिए। आप अभी उम्र के हिसाब से दिखा रहे थे किस तरह से वोटिंग पैटर्न है। जैसे जैसे वोटरों की एज बढ़ती रही, एनडीए का वोट बढ़ता रहा और महागठबंधन का कम होता रहा। इसका मतलब जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, 40 के बाद और 50 के बाद, वो सब जानते हैं जंगल राज क्या होता है। महागठबंधन को एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक और है। दूसरी तरफ हमारा एमवाय, महिला और युवा, वो भारी पड़ गया इनके एमवाय पे। बट युवा अभी देखिए ना गौरव जी, एक सेकंड गौरव जी, देखिए सीटों में अभी जेडीयू को ज्यादा आ रहा है। जेडीयू वाले को भी बोलने दीजिए, थोड़ा सा जेडीयू वाले को भी बोलने दीजिए। अनुप्रिया यादव ने बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी पार्टी के लिए हर मंच से। बिल्कुल, उनको जरूर बुलवाइए। अनुप्रिया जी और प्रियंका भारती जी भी बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी पार्टी की तरफ से इस चुनाव में। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी भी राष्ट्रीय जनता दल उभर रहा है। बिल्कुल, और सीट वाइज इसीलिए हम नंबर्स बता रहे हैं। आरजेडी 67 से 75 सीटें, 76, 67 to 76, ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये बताता है साफ साफ अनुप्रिया यादव जी कि वो अपनी पिछली बार की परफॉर्मेंस को बरकरार रख रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है प्रियंका जी कि आप लोग सबसे ज्यादा 143 सीटों पर लड़े थे। वहीं जेडीयू को आप देखिए 50 से 56 सीटें, 56 से 62, बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू को 56 से 62, 11 से 16 एलजेपीआर को, 2 से 3 जीतन राम मांझी की पार्टी को, 2 से 4 कुशवाहा की पार्टी को, आरएलएम को। वहीं आरजेडी को 67 से 76, कांग्रेस 17 से 21, वीआईपी 3 से 5, और वामदल अगर देखिए तो 10 से 14 वो ला रहे हैं। और जेएसपी को 0 से 2 सीटें, और एआईएमआईएम भी 0 से 2 है। यानी असदुद्दीन ओवैसी 5 से नीचे पहुंचे हैं, और जनसुराज मुझे लगता है कि नीचे से कहीं पहुंच नहीं पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया जी, जाहिर तौर पर एनडीए अगर बढ़त के साथ दिख रहा है तो पहले तो आप ही की तरफ एग्जिट पोल के ये नंबर्स के साथ जाते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है? अंजना जी, मैं साहिर जी को कहूंगी कि आपने कहा कि बड़ी पार्टी आरजेडी दिख रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी आरजेडी भी है। तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि इस बार आरजेडी ने अपनी बढ़त को नहीं, घटत को देखी है कि किस तरह से वो घट रही है। क्योंकि जनमत जो था बिहार की जनता ने, और बिहार की एक जो छवि थी ना पूरे देश में, जिस तरह की छवि एक बनी हुई थी कि यहाँ जाति आधारित पर वोटिंग होती है, बट नीतीश कुमार जी के 2 दशक के गवर्नेंस ने यह बताया कि जो आधी आबादी, जिसको आधी आबादी सिर्फ मान के चलते थे, जिसकी नींव नीतीश कुमार जी ने 2006 में रखी थी 50% आरक्षण देकर के, जिनको सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से उन्होंने उस पैदान पे ला के रखा, उस पहले पैदान पे रखा, जैसे कि हमारे यहाँ बेटियां पुलिस बल में सबसे नंबर 1 है। इसी तरह से पूरे देश में महिलाएं, पहला ऐसा राज्य बन गया बिहार जहां महिलाएं डिसाइडिंग वोटर के रूप में हो गई, और कतारों में लगी हुई महिलाओं ने, और बदले में बिहार में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी रही है, उन्होंने तय किया है कि नीतीश कुमार जी कई राज्यों में अब हो गया है अनुप्रिया जी, कई राज्यों में महिलाओं का हुआ है। मतलब मैया बहन योजना झारखंड का, लाडली योजना मध्य प्रदेश का, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र का, कई जगहों पर अब हो गया। लेकिन ठीक है, अभी अब सब लोग खुश रहिए अपने अपने नंबर्स के साथ। एक बार जल्दी से प्रियंका भारती से एक रिएक्शन लेते हैं। एक सेकंड, प्रियंका जी, परसेप्शन था अंजना जी, बिहार के लिए परसेप्शन था, उसको ब्रेक किया है। बिहार को जिस तरह से जाति आधारित बांधा गया था, महिला वोट बैंक उन्होंने कल्टीवेट किया। बड़ी पार्टी तो आप बन रहे हैं प्रियंका जी। जी मैम, आ रही हूँ लौट के। प्रियंका जी, बड़ी पार्टी तो आप बन रहे हैं, लेकिन सत्ता से दूर अभी के तक के नंबर्स। हालांकि आपका अपर एज 118 है, और चाहिए कितना सरकार बनाने के लिए? 122। 122। छोटा दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिकोड करते हैं, जैसे प्रदीप जी को दिखाइए, प्रदीप जी को बड़ा छोटा वही दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। अब हम
अब हम उनको डिकोड करते हैं। पहली बात, इन्होंने सैंपल साइज लिया है 42,000 का, ठीक है। अब 42,000 बटा 243 करिए, लोग हो जाएंगे 173, मतलब 300 भी नहीं पूरा होगा, क्योंकि 30,000 प्रति विधानसभा वोट बढ़े हैं, 29,630, कम से कम 300 तो ले लेते। दूसरी बात, दिखा रहे हैं बीजेपी जीत रही है, कब नहीं दिखाया नहीं जीत रही है। वेस्ट बंगाल के चुनाव में 160 सीटें दिखा के बीजेपी को जिता रहे थे, पिछले लोकसभा चुनाव में तो 370 देकर के बीजेपी को जिता रहे थे। बाद में क्या हुआ उस पर मैं जाऊंगी ही नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जोशी ग्योबल्स जी भेजते हैं उसी आधार पर यह बनाया गया है। बिहार में युवा आबादी है 58%, इन्होंने क्या किया, सैंपल साइज लिया युवाओं में, 7% बेरोजगारों का ही बस लिया और 5% विद्यार्थी का। पर यही अगर मैं जाति की बात करूं, पूरा उलट फेर कर दिया। वहां पे क्या किए हैं कि एक्चुअल जो साइज है, मतलब जो जातिगत साइज है वो लिए, पर उसमें भी गड़बड़ घोटाला कर दिए हैं। वो बता रही हूं कैसे। ब्राह्मण है, अगर आप जातिगत सर्वे के आधार पे जाइए 3.6, इन्होंने मैंने पूछ लिया था मैडम। भूमिहार है बिहार में 2.8, इन्होंने लिया 5%। एक मिनट अंजना जी, जस्ट लेट मी कंप्लीट। राजपूत है बिहार में 3.4, इन्होंने लिया 6, सब बढ़ा लिए हैं। पर यही कुशवाहा की अगर मैं बात करूं तो बिहार में है 4.2, ये लिए 4.2 घटा दिए। पर कुर्मी की बात करूं तो बिहार में 2.8, यहाँ 1.2 बढ़ा दिया। और एससी से तो पता नहीं जाने क्या समस्या है, दलितों की सीधे घटा दिए। रायता क्यों फैला रहे हैं? पिछले बार रोए थे, फिर रोना है क्या? मैं नहीं कहना चाहती अंजना जी, लेकिन देश के हित में नहीं है एग्जिट पोल। देश के हित में अगर होता तो इसको रोक देना चाहिए, चुनाव आयोग को रोकना चाहिए। 2 दिन ही न बचा है भाई, 2 दिन इंतजार कर लीजिए। लेकिन नहीं, सट्टेबाजी का बाजार गरम करना जो है, जुएबाजी करवानी है ना साहिल जी, पैसे भेजने हैं ना, ऊपर से मिला है नमक का कर्ज अदा करना है। जोशी जी ने भेजा है ना, ग्योबल्स जी ने, तो तैयार करना है। इन पे ना हमको भरोसा है साहिल जी, ना बिहार की आवाम को। इस उंगली ने वोट दिया है, देखिए ये एग्जिट पोल है, अब तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और ये बिहार एग्जिट पोल। सुनिए प्रियंका जी, एग्जिट पोल किसी भी तरीके से, अरे सुन तो लीजिए, फैलाना नहीं तो ठीक है, सुन तो लीजिए। देखिए एग्जिट पोल किसी भी तरीके से जो वोटिंग हुई है उस पर तो असर नहीं डाल सकती। वोटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, पेटियों में बंद हो चुका है कि बिहार की जनता को क्या लगता है, ठीक है, उसका एक आकलन करने की कोशिश है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरीके से बेरोजगार युवा, इनमें महागठबंधन को, राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा बढ़त मिलती हुई भी नजर आ रही है। उसमें फिर वहां पे ये भी तो नजर आ रहा है। कम क्यों लिया? अरे बढ़त घटा दीजिए, बढ़ा दीजिए साहिल जी, कोनो फर्क। चलिए हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लौट रही हूँ गौरव जी, एक रिएक्शन देने से पहले एक छोटा सा रिएक्शन यहाँ से लेना है। आशुतोष जी, देश हित में देखिए ये 10,000 रुपए वाला जो पूरा स्कीम था सरकार का, उसको लेकर एक चैलेंज, आ रही हूँ अनुप्रिया जी, आ रही हूँ, उसको लेकर एक चैलेंज था। ये तेजस्वी जी ने भी ग्राउंड पे देखा और इसीलिए मैनिफेस्टो से आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि हम आपको नौकरी देंगे, एक साथ देंगे। नहीं, मैनिफेस्टो के बाद एक साथ एक मुश्त 30,000 रुपया 14 जनवरी को देंगे महिलाओं को। तो मतलब ये महागठबंधन को भी जमीन पर दिख रहा था कि उसका इन्फ्लुएंस है। अगर यही सीट्स परिवर्तित होकर नतीजों में आते हैं, ये राइडर बार बार दे रहे हैं, ये एक्सेस माई इंडिया का सर्वे है, हम उस सर्वे का जरिया है, किसी का प्रोपेगेंडा यहां नहीं है। वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट्स आएंगे, ये वोटर को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए इस तरह के तमाम आरोप निराधार हैं। लेकिन हाँ, 36% अगर तेजस्वी जी की फैन फॉलोइंग हम दिखाते हैं, वो नंबर सही लगता है, बाकी गलत लगता है। हम इंतजार करेंगे, हम भी नहीं वाउच कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो इनके आंकड़े थे वो पूरी तरह से गलत साबित हुए थे और हम उस राइडर के साथ ही ये नंबर्स दिखा रहे हैं आपको। और दर्शक प्लीज इंतजार करें, ये नंबर्स सारे के सारे गलत हो सकते हैं। प्लीज वेट फॉर 14, या सही भी निकल सकते हैं, या सही भी निकल सकते। देखिए मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जो देखने में कैश ट्रांसफर जो है वो अपने आप में एक्स फैक्टर बन के उभरा है। मध्य प्रदेश में जहां सबको लग रहा था शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, वहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहां भयंकर बम्पर वोटिंग के साथ वो जीते। वही फार्मूला आपका मध्य प्रदेश में भी लागू होता, वही फार्मूला आपका हरियाणा में भी लागू होता, जो महाराष्ट्र में भी लागू होता। जो सरकार वहां पे है और जो चुनाव के पहले 2-3 किस्त अगर उनके खातों में डाल देती है, महिलाओं के खाते में, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज उनको है। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि ये जो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम है, ये चुनाव के 6 महीने पहले ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे वोटर प्रभावित होता है और वो पार्टी जो सत्ता में है उसको फायदा होता है, जो सत्ता में नहीं उसको नुकसान होता है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी प्रोवाइड करने की, ये वहां पे कहीं ना कहीं विशिएट होता है। तो इसका फायदा बिहार के अंदर आपके सर्वे के हिसाब से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं इस आंकड़े में जो एक चीज देख रहा हूं कि बीजेपी की सीटें क्यों घट के 74 सीटें पिछली बार आई थी, नंबर 2 की पार्टी थी और 1 सीट से खाली आरजेडी आगे थी।
तो 74 से घटकर के 56 पे आ रही, तो उसके पीछे का कारण क्या है? 56 तो अपर एज है। हाँ, अपर एज। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के एक दिन पहले ये कहा कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अगर वो अनाउंसमेंट नहीं किया होता धर्मेंद्र प्रधान ने या चिराग पासवान ने ये नहीं कहा होता कि नीतीश ही बिहार की जरूरत है, तो क्या ये सीटें और नहीं घटती? गृह मंत्री ने भी कहा उसके बाद कि अमित शाह मैं मौजूद थी रैली में, उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम और पीएम की कुर्सी के लिए वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है और प्रधानमंत्री मोदी। आप इसको कैसे देखते हैं शशि जी? 26 को ही पटना में बोल दिया था। देखिए, ऐसा है कि ये बात पहले ऐसा माना जाता रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी है कि हमारे ऊपर असर न डाले, लेकिन जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ता गया, अगर आपको दिखाई पड़ रहा था, मुझे दिखाई पड़ रहा था, जो लोग फील्ड में थे उन्हें दिखाई पड़ रहा था कि नीतीश कुमार के लिए सहानुभूति फैक्टर हो रहा है और उनके प्रति लोग इज्जत से बात कर रहे हैं, तो उसका भारतीय जनता पार्टी को भी यही अंदाज हुआ और उन्होंने समय रहते उसे उसकी भरपाई करने की देर कर दी, लेकिन हाँ देर कर दी, समय बहुत देर कर दी जनाब आते आते। नहीं, मैं अगर मान लीजिए 20-25 दिन पहले भी कह देते तो उसका क्या असर पड़ जाता? असर ज्यादा पड़ता। देखिए, लड़ाई बहुत साफ थी, मैं आपको बता दूं, निचले स्तर पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि नौजवान कुछ और सोच रहे हैं और महिलाएं तो उनके साथ थी। देखिए, लड़ाई साफ थी, बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा। शशि जी, मुझे एक सवाल इस पर जिसका जिक्र आशुतोष भी कर रहे थे, क्या ये एक तरीके से टूल किट बन जाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके के नतीजे निकलते हैं और जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि महिलाओं में 5% की बढ़त है, तो जो सरकार में है वो इस तरीके के कैश ट्रांसफर के जरिए बन चुका है, तो बन जाएगा, इस पर मुहर लग जाएगा। बन चुका है आज की स्थिति में। साहिल, आज मैं इसी राज्य में बन चुका जो है। आशुतोष कह रहे थे, मैं उसी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, दो बातें हैं, इतने सालों से फ्री अनाज मिल रहा है, लोगों ने उसको अपना हक मान लिया और लोगों ने उसको अपना प्रिविलेज मान लिया, बढ़ता ही जा रहा है टाइम। और वो नहीं, मैं 3 जगहों पर रुकी जहां पर मैंने ऐसी जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग की जहां पर अनाज बट रहा था। हाँ। और अनाज बटने के और वहां पर सारी औरतें रहती हैं और वो सारे के सारे, और इस बार तो एकदम टाइम से अनाज उनको मिल रहा था, वोटिंग के एंड पहले की मैं बात कर रही हूँ सबको, तो वो 5 किलो अनाज भी एक फैक्टर है और औरतें जाकर ज्यादा। देखिए, मैं उसकी अगली बात बोल रहा हूँ। अब वो 5 किलो अनाज जो लोगों को मिल रहा है, उन्होंने ये मान लिया ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो वो पुराना पड़ गया। हम जो चीजें हासिल करते हैं स्टेट से, हमें कहीं ना कहीं स्टेट के प्रति ये फील होना चाहिए कि ये योजनाएं बंद नहीं हो पाएगी ना, इसके आगे ये हो क्या रहा है कि ये योजनाएं बंद नहीं हो पाएगी, इसी आधार पर हो पाएगा ना सब। अब बढ़ता जाएगा और अगली बार उसको और भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ता जाएगा। बिजली नीतीश कुमार कहते थे मैं मुफ्त बिजली नहीं दूंगा, आप पैसा दें। जो सवाल ये है कि फिर चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? नहीं, मैं मानता हूँ कि स्टेट चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के ऐसा कानून बनना चाहिए कि चुनाव के 6 महीने पहले आप इस तरीके की कोई कैश ट्रांसफर वाली स्कीम नहीं कर सकते? 6 महीने कर देंगे, आप 6 महीने पहले करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए, मैं इसलिए बात कर पंजाब में क्या काम किया था आम आदमी पार्टी के लिए? आशुतोष जी, देखिए, पंजाब में क्या काम किया था? एक मिनट, आम आदमी पार्टी के लिए क्या काम किया था? आम आदमी पार्टी के उसी मॉडल से खड़े अभी तक पैसे नहीं दिए, लेकिन पैसे का ही प्रॉमिस तो काम आया ना। मुफ्त की तो दुकान खोली थी दिल्ली में। थे तो उस वक्त की सरकार ने एक एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर आए थे और उससे सीधे वोटर को फायदा हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकते लास्ट मिनट पे जिससे फायदा हो, लेकिन अगर आपने पहले से अनाउंस कर रखा है, अब अगर कंटिन्यू करें तो बात अलग है। यहाँ क्या हो रहा है, सीधे दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव के 2 महीने पहले 3 महीने पहले आप अनाउंस करते हैं और 2-3 किस्त आप जमा कर देते हैं। जी, यही सवाल आपके पास लिए चलते हैं क्योंकि अब बात यहाँ तक पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो सवाल इन्होंने भी किया, क्योंकि क्या ये हाइंडसाइट में आप लोगों को भी समझ में आया ग्राउंड पर कि नीतीश कुमार का जो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंस है उसको हमको फैक्टर इन करके ही चलना चाहिए? देखिए, बड़ी ध्यान से मैंने विश्लेषण सुना और गजब का विश्लेषण है। हमारा तो ये मानना है कि हमारी सीटें जो आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा उससे आएंगी, 2/3 आएंगी। लेकिन अगर आपका सर्वे सही है, एग्जिट पोल, तो 50 से 56 सीटों में ये विश्लेषण है कि भाजपा हार गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जिसका कोई प्रवक्ता मुझे आपके स्टूडियो में दूरबीन से ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, 17 से 21 सीटें लाके वो जीत गई, बल्ले बल्ले हो गई। राहुल गांधी 58 दिन प्रचार से दूर रहे, वो विजेता है।
नरेंद्र मोदी जी, अमित किसने शाह कहा? जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने, नीतीश कुमार जी ने समन्वय बनाया, लेकिन हम चुनाव हार गए। वाह वाह, क्या विश्लेषण है। ऐसा विश्लेषण होते रहना चाहिए। लेकिन एक सबक कांग्रेस से और सीखे हम, जब तक परिणाम ना आए कभी भी कुरकुरी जलेबी बनाना शुरू मत करो। 11 बजे हरियाणा के परिणाम आ रहे थे, कुरकुरी जलेबी बन रही थी हेडक्वार्टर कहाँ की में। जलेबी? 1 बजे तक आते आते सारे विश्लेषक भाग गए, कांग्रेस के प्रवक्ता भाग गए। इसलिए बड़ी विनम्रता से जैसे हम देखते हैं, मैं बताता हूँ, हर चुनाव कुछ जंगल ना कुछ राज सिखाता को है। जनता ने नकार दिया है। गौरव जी, हम तो कहते हैं आप लोग भी ज्यादा खुश मत होइए। एक सेकंड, बिहार में एक बार सुबह सुबह लोग लड्डू खाने लगे थे पटाखे और फोड़ दिए मामला थे। पटाखे फोड़ दिए थे, मामला कुछ लोग ऐसे थे, एक नंबर। एक कुछ लोग ऐसे सेकंड, थे जो बाल मुड़ा रहे थे। 76% आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है। एक सेकंड, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। गौरव जी, एक नंबर है। गौरव जी, एक सेकंड, एक नंबर बता रही हूँ, उसके बाद उस पर रिएक्ट कीजिएगा। क्योंकि स्ट्राइक रेट भी अगर हम देखें, मैं सबका अपर एज ले रही हूँ। आरजेडी को मान लीजिए 76 सीट आती है, जो उनका अपर एज सीट है। आरजेडी का स्ट्राइक रेट बनता है 53.14%, बिकॉज वो 143 सीट पर लड़ रहे हैं। जेडीयू अगर उनका आप अपर सीट लीजिए 62, तो उनका स्ट्राइक रेट है 61.38। और वैसे ही अगर बीजेपी का लीजिए तो 56 सीटें वो जीत रहे हैं 101 में से, लगभग 55% उनका स्ट्राइक रेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्ट्राइक रेट में भी अगर आप देखिए तो जेडीयू सबसे आगे दिखाई दे रही है। गौरव जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, उसके बाद जाऊंगी मैं अनुप्रिया यादव की। मुझे जहां से मैं देखता हूं, फिर से वही बात कहूंगा कि शहंशाह में हमें 9 दिखाई देता है, आपको 6 दिखाई देता है। 50% के ऊपर हम हैं, तो सबसे पहले सरकार हमारी बन रही है। दूसरी बात, अगर हमारा साथी बेहतर कर रहा है तो हम में भी कुछ तो दमखम है कि हम अपने साथी को साथ में लेके चलते हैं और उसकी गति भी बढ़ा देते हैं, उसका आंकड़ा भी बढ़ा देते हैं। और अंत करूंगा ये कह के, ये एक शेर है जिसको मैंने थोड़ा बदल दिया है, ना मैं लड़ा ना मेरे साथियों के मीनार लड़े, लेकिन मुझे लड़ाने में कई लोग 100 बार लड़े। यही हो रहा है इंदिरा जी, हम लोग लड़ जाएं और हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। अनुप्रिया जी, लड़ाई खत्म? अभी कहाँ, अभी यार 14 का इंतजार करना। लड़ाई खत्म 14 के बाद। साहिल जी पहले फिर मैं आपके एक स्टेटमेंट से शुरू करती हूँ। आपने कहा कि 10,000 वाली स्कीम जो है बहुत प्रभावित है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा बिहार की महिलाएं ऐसे इस तरह से नहीं देखी। उन्होंने देखा कि नहीं, नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी रही है वो निरंतर वैसा रहा है कि उन्होंने जो कमिटमेंट किया उसको डिलीवर किया है। वो लंबे समय तक वो एग्जिस्ट रहा, चाहे वो साइकिल योजना, पोशाक योजना। तो 10,000 का अपना एक आपका सोच हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं महिला ये समझ रही है कि जमीन पर जहाँ पे दिखाई दिया। अंजना कह रही थी कि जहां जहां पर वो बात कर रही थी, जिनको साइकिल मिली वो तो 35-40 के ऊपर चली गई। वो भी कह रही थी कि भाई जब जमीन पर गई तब 10,000 की बात महिलाएं कर रही थी। मैं वहां आ रही हूँ कि पूरे बिहार की महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन हर सीट पे अगर आप देखेंगे तो महिलाएं वोटर्स बाहर निकली हैं। आपने मुझे अच्छा याद दिलाया अनुप्रिया जी, आपको बीच में टोक रही हूँ, रुकिए एक सेकंड। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है शशि शेखर जी। अभी तो उनको मिला है, हमको नहीं मिला। हमारा नंबर फॉर्म भरा गया है, हमको भी मिलने वाला है। 1,50,00,000 का तो दे दिए थे, आगे सबसे फॉर्म भी भरवा लिए थे। फॉर्म भी तैयार है और 2 लाख का भी वादा है। अभी मिलने वाला है। 2 लाख की उम्मीद है। मैं लास्ट खत्म करूंगी अंजना जी। देखिए, मैं ये कहूंगी कि एग्जिट पोल ठीक है, ये किसी को खुश किसी को दुखी कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट पोल हम जान रहे हैं कि क्या है। वो बिहार की जनता ने वो मन बना लिया था, वो 6 और 11 को दिखा। और मुझे लगता है कि किसी की एग्जैक्ट पोल की मेहनत को हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, लेकिन अब ये सवाल मुझे लगता है प्रियंका जी को थोड़ा समझना चाहिए कि अब वोटिंग हो चुका है, इससे आरोप प्रत्यारोप करने की कोई मतलब नहीं है। जहां आपको मौका मिल रहा है, जहां आप जीत रहे हैं, वहां लोकतंत्र हमेशा जीतता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने जनमत दी है और नीतीश कुमार जी के चेहरे पे है, और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जो है 2024 के लोकसभा में जैसा परफॉर्मेंस एनडीए का रहा था, वैसी परफॉर्मेंस यहाँ एनडीए की रहेगी और नीतीश कुमार जी भारती जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। मैं बस यही कहूंगी, 2015 में भी लोग पटाखा फोड़ा था, बगल में ही भाजपा कार्यालय है, वहीं फोड़ा था। पर आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रही हूं चुनाव आयोग से,
इन कुकुरमुत्तों को रोकिए जो चुनाव जैसे ही आता है उगाते हैं सट्टेबाजी का बाजार गर्म करने, जुएबाजी का बाजार गर्म करने और लोकतंत्र का माहौल बनाने के लिए कि वोटर के ऊपर साइकोलॉजिकल किसी तरीके का प्रेशर दे करके उसको डिमोरलाइज किया जाए। वोट देता है बेचारा कहीं, वोट प्रेशर कैसे आएगा? वोटिंग हो चुका है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बात का ख्याल होना चाहिए। दोबारा नहीं ये रोना ओपिनियन चाहिए, पोल नहीं है, होना ये चाहिए। एग्जिट मैं पोल है। चाहती हूँ प्रदीप गुप्ता जी दोबारा नहीं रोए। क्या जरूरत अच्छा है ना? क्या अरे प्रियंका जी, अगर गलत हो गया तो आप गलत हो जाता है। सट्टेबाजी होगी। आप लोग चाहते हैं सट्टेबाजी हो, प्रदीप आप लोग गुप्ता चाहते को हैं उस दिन सट्टेबाजी हो। ये काम अमित शाह जी के बेटे पर छोड़ी ना, ड्रीम 11 से सट्टेबाजी करवाते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। देश का भला ड्रीम करिए 11 कुछ बंद हो भाई। चुका है। प्रदीप गुप्ता जी सब काम छोड़िए। प्रियंका जी, एग्जिट पोल ना ये अचानक 2014 के बाद शुरू नहीं हुआ है। आवाज नीचे कीजिए इनकी एक बार, आवाज नीचे कीजिए। 2014 के पहले भी एग्जिट पोल होता था, ओपिनियन पोल भी होता था तब 2004 में भी हुआ था, 2004 में भी हुआ था, 2009 में भी हुआ था, हर साल होता था। तब इतनी बौखलाहट नहीं दिखती थी। बात करना इस पे कीजिए, वरना ये गुस्सा करना और उल्टा सीधा बोलना बंद कीजिए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। आप अगर आप सहमत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरह से कहना कि आप उसका मत बनिए और सट्टेबाजी करा रहे हैं, ये सब बंद कीजिए। प्लीज यूज लैंग्वेज विद ग्रेविटास। ये तरीका सही नहीं है। पहले भी होता था और ओपिनियन पोल भी होता था, एक फेज के बाद होता था, दूसरे फेज के बाद होता था। वोटिंग के एक दिन पहले राहुल वोटर को गांधी ने प्रभावित, और यही सारे पत्रकार पत्रकार जो आज ज्ञानी बनते हैं ये सब करते थे। नहीं, और दूसरी बात ये नहीं कि हरियाणा के मामले में साहिल मैं रोक रहा हूं। हरियाणा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में वहां पर राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को कोट किया और कहा कि एग्जिट पोल में हरियाणा के चुनाव हमें जिता रहे थे और इसीलिए उन्होंने सवाल पूछे चुनाव आयोग को। तो एग्जिट पोल को लेकर ये सब सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं। साहिल जो बगल में बैठे हुए महानुभाव हैं, उनकी राजनीति ही यहीं से शुरू हुई थी। केजरीवाल का मॉडल क्या था? फ्रीबीज मॉडल था ना। तो इस हमाम में ये आज के दिन में ये नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न आशुतोष बगल में करें तो वैसे ही हो जाता है जैसे कोई गिद्ध जो है वो कहे कि नहीं हम मांसाहारी हो नहीं है। ये बंद कीजिए धंधा। दूसरी बात दूसरी बात यदि आप चुनाव को प्रभावित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तो एक केस गया था ना, जयललिता के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था। अरे भाई दूसरा केस गया था, लेकिन ये कहा गया था ना कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहे आप 10,000 कर देने की बात करें, 20,000 देने की बात करें, 30,000 देने की बात करें, आप नीतियों को लेकर के बात कीजिए ना। के बारे में कह रहा है यहीं पर चाहते हुए इस आदमी को हम देखे हैं कि उसने आप 30,000 कमेंट करते हो। पर्सनल नहीं कमेंट कर रहा हूं, कोई कमेंट नहीं किया मैंने आपके पर्सनल कमेंट नहीं किया। मैं तो सिर्फ इस बात को कहूं कि नैतिकता का ये लबादा ओढ़ करके मत बैठिए, ये नैतिकता का लबादा ओढ़िए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिर्फ इतना ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीजें वो गए थे तो लौट तो आए, लौट आए ना। नहीं तो मैं कहता हूँ इनकी दुकान में चलेंगे अगर मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लौट आए ना, गलती मान ली उन्होंने। उस समय तो ये गलती कहाँ गलती कहते हैं, अभी भी कहते हैं उनकी पहली मोहब्बत है। शेखर जी उस समय तो ये बीजेपी के दफ्तर। अच्छा छोड़िए, आशुतोष नहीं आज डिस्कशन का टॉपिक, प्लीज वापस एक मुद्दे पर संगीत रागी मेरे ख्याल से उन्होंने आंकड़े जो देखे हैं, ठीक है चलिए। साहिल, एक सवाल इसमें क्या है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो, नियम सबके लिए एक होना चाहिए ना। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कैसे आप इसमें बोल रहे हैं? कर्नाटक में कैसे? आपका कमेंट है, बहुत देर से नहीं आया। विनोद जी इससे निकलते हैं। विनोद जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या मतलब नीतीश कुमार का, मतलब अगर हम स्ट्राइक रेट के नजरिए से भी देखें तो जेडीयू दोनों से बहुत आगे है, ये क्या बता रहा है ये रिजल्ट? देखिए दो चीजें बता रहा है। एक तो चिराग मॉडल ने जो पिछली बार नुकसान किया था, ये एग्जिट पोल, सॉरी एग्जिट पोल की बात कर नहीं रहे है। हैं। हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट नतीजों में बदलते हैं तो चिराग ऑपरेशन ने जो नुकसान किया था जनता दल यू का, इस बार वो नहीं था और उसने ऐड ऑन किया। एक तो ये, दूसरा ये 2% ऐड ऑन दिख ही रहा है, ऐड ऑन दिख रहा है। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार के बारे में हम सब इस बात को कहते रहे, व्यक्तिगत रूप से कोई नाराजगी नहीं थी और उनकी चलाई हुई तमाम सोशल स्कीमें 2005 से जो उन्होंने चलाई, ये खाली 10,000 का मुद्दा नहीं है। लगातार जो स्कीमें चलाई, ईबीसी आरक्षण हो, पसमानदा आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, साइकिल की योजना हो, सैनिटरी नैपकिन के लिए अलाउंसेस हो, एक सवाल मेरा सब आकर कल में वो ठीक है। मेरा एक सवाल इस पर हमेशा रहता है, क्योंकि जब हम महिलाओं का आकलन करते हैं तब उसमें हम कहना शुरू करते हैं कि देखिए स्कीम्स की वजह से, एक उनके बारे में जो काम किया उसके वजह से उनको, सुनिए तो
लेकिन दूसरी तरफ जब युवा वोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात भी का भी तो ख्याल होना चाहिए कि आज की स्थिति में भी बेरोजगारी का मुद्दा बिहार के भीतर सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं और जाति के समीकरण के आगे जाकर वोट कर रहे हैं। अगर महिलाओं का के बारे में आकलन वो होता है तो युवाओं का आकलन भी वही महिलाओं के होगा। बारे में भी गुप्ता जी ने कहा कि जो आरजेडी की वोटर वर्ग हैं, मुस्लिम और यादव, वो इंटैक्ट हैं। शशि जी, उसको भी मिले होंगे, लेकिन वो इंटैक्ट हैं। गुप्ता जी कह रहे हैं इस बात ठीक है, को। शशि तो इसका मतलब महिलाओं में उन्हीं पर प्रोत्साहन असर पड़ा है जो ऑलरेडी एनडीए को वोट करती थी, अब वो एकजुट हुई। मैं विनोद जी की बात पे दो बातें जोड़ना चाहता हूँ उसे आगे बढ़ाते हुए। महागठबंधन का जो वोटर था वो बहुत वोकल था और आप अगर ये देखिए कि एक सर्टेन वर्ग जब निकल के वोट की लाइन में लगता है तो दूसरे वर्ग को भी मोबिलाइज किया जाता है कि देखिए साहब वो वोट दे रहे हैं। तो एक एग्रेशन पैदा हुआ वहाँ और उस एग्रेशन से जो काउंटर कंसोलिडेशन हुआ वो नीतीश कुमार के फेवर में गया। दूसरी बात, ये जो युवा वाली बात है, देखिए साहिल, एक रिसर्च ये भी बताती है कि जो तीसरी बार ऑनवर्ड का वोटर है वो भले ही बेरोजगार हो लेकिन वो जाति पर ज्यादा यकीन करने लगता है। शुरू के 2 बार वो उसका एक तटस्थ चेहरा होता है, तटस्थ तरीके से वो सोचता है, ये एक रिसर्च ये भी बताती है। तीसरी बात, बिहार के मामले में नीतीश कुमार अल्टीमेटली, चाहे वो देखिए उनके 4 खंबे हैं उनकी हुकूमत के, आज ही हम लोग बात कर रहे थे। पहला मिस्टर क्लीन है, जन कल्याण, तीसरा सोशल, वहाँ के इक्वेशंस की बहुत बड़ी समझ, और चौथा समय की पकड़ और पहचान। ठीक है, कुल मिलाकर 130 सीटें एनडीए की झोली में जाती हुई दिख रही हैं और 110 सीटें महागठबंधन की तरफ, यानी बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 118 है अपर एज अगर आप महागठबंधन का लीजिए तो 14 नवंबर का इंतजार तो करना है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल